हेलो बच्चा पार्टी। इस क्वेश्चन में हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, उनके मास के बारे में नहीं बोला है, केवल एक क्लू दिया है कि दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है। ठीक है, और लाइटर और हेवियर की बात की गई है तो हम समझ सकते हैं एक बॉडी हमारी लाइट है और एक बॉडी हमारी हैवियर है। तो एक बॉडी को हम क्या मान लेंगे, m1 मास मान लेंगे और एक को m2 मास मान लेंगे। ये हमारा m1 है, v1 वेलोसिटी से मूव कर रही है, और मान लेते हैं दूसरी बॉडी है, ये हमारी m2 मास की है, वेलोसिटी v2 है। ठीक है, इनके बारे में क्या गिवन है, सेम काइनेटिक एनर्जी, यानी इनका जो इसका अगर k1 है इसका k2 है तो k1 k2 बराबर है, तो दैट इज हाफ m1 v1 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m2 v2 स्क्वायर। ठीक है, हाफ से आप कट जाएगा, हमारी इक्वेशन बन गई m1 v1 स्क्वायर इक्वल्स टू m2 v2 स्क्वायर। जहाँ पे नीड होगा हम इसका यूज कर लेंगे। चलिए ठीक है, अब आगे क्या बोला हुआ है, दे आर स्टॉप्ड बाई अप्लाइंग सेम रिटार्डिंग फोर्स। दोनों को रोकने वाला जो फोर्स है यानी अपोजिट में होगा, मोशन के अपोजिट होगा तभी तो गाड़ी रुकेगी। अगर मोशन की डायरेक्शन में फोर्स लगा देंगे तो गाड़ी तो मूव करने लगेगी। दे आर स्टॉप्ड बाई अप्लाइंग सेम रिटार्डिंग फोर्स। ओके, तो इसको रोकना है, तो जो वेलोसिटी v1 है इससे क्या करना है, जीरो में पहुंचाना है, और इसको भी रोकना है, इसको भी जीरो तक पहुंचाना है। तो पूछा है विच बॉडी विल स्टॉप फर्स्ट, कौन सी बॉडी पहले रुकेगी, है ना, कौन सी कम समय में रुकेगी। यहाँ पे मीनिंग यहाँ से है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कहा मान लेते हैं ये t1 टाइम में रुकेगी और ये वाली t2 टाइम में रुकेगी। तो अब सोचिए क्या करना है हमें, ये इनिशियल वेलोसिटी है और ये फाइनल वेलोसिटी है और ये टाइम है। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम में कौन सा रिलेशन होता है बेटा, हमारा रिलेशन होता है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू, टाइम के साथ ना v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है, ए टी। ओके ओके, इसको लगाना है, v है फाइनल वेलोसिटी जो कि जीरो है, इसके लिए लगाएंगे पहले, है ना, फिर दूसरे के लगाएंगे। तो इस वाले केस में, पहले वाले केस में वेलोसिटी हमारी फाइनल हुई है जीरो, u कितना है इनिशियल वेलोसिटी, ओके, प्लस हाफ प्लस ए टी, ए क्या है फोर्स बाई मास, एक्सलेशन क्या है इस बॉडी का, फोर्स बाई मास, फोर्स कितना f, मास कितना है हमारा m1 और t हमारा t1। ओके, तो यहाँ से रिलेशन आ गया v1 इक्वल्स टू माइनस एफ बाई m1 t1। ठीक है, ये हमारा रिलेशन आ गया। अब सिमिलर दूसरी बॉडी में सब कुछ सिमिलर है, केवल क्या है जहाँ पे पहले वाले में 1 1 1 लिखा है, यहाँ पे 2 2 2 लिखा है, तो हमारा दूसरी बॉडी के लिए हमारा रिलेशन सेम बन जाएगा। सिमिलर वहाँ पे सब जगह 2 2 कर देंगे। आपने एक पॉइंट नोट किया होगा कि जो फोर्स है वो F1 F2 नहीं है, FF है, तो दोनों बार हमने FF ही लगाया है, F1 F2 नहीं किया है। इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे और फिर जो सॉल्यूशन आएगा उसको देखेंगे। तो हमारा देखते हैं, F से F कट जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा, तो आ गया v1 बाई v2 इक्वल्स टू, ये हमारा इस तरीके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा m2 बाई m1 और t1 बाई t2, और t1 t2 में रिलेशन हमें निकालना है। ओके, t1 t2 में हमें रिलेशन निकालना है। तो m1 m2 के बारे में तो पता है कि एक बड़ी है हैवियर और लाइटर, v1 v2 को रिप्लेस करना पड़ेगा, तो यहाँ से रिप्लेस करेंगे v1 v2। सही है, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ से देखिए v1 बाई v2 क्या बनेगा, का होल इसका बना v1 बाई v2 का होल इसका बना हमारा m2 बाई m1, और ये अगर इस होल इसको हटा देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए, तो अंडर रूट आ जाएगा, यानी v1 बाई v2 हमारा क्या हो जाएगा, रूट में m2 बाई m1, है ना। जो ये चीज़ आ गई इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, है ना, रिप्लेस कर देंगे, तो क्या बनने वाला है, v1 बाई v2 को हटाएंगे तो m2 बाई m1 m2 बाई m1 और m2 बाई m1 और t1 बाई t2, बस इसको ही सॉल्व करना बस। तो क्या हो गया यहाँ पे, देखिए ये आपका जो ये m2 है इसको क्या लिख सकते हैं, पहले तो जो का तो लिख देते हैं, लिखा हुआ है। इस m2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ रूट m2 और नीचे m1 को क्या लिख सकता हूँ, रूट m1 और t1 बाई t2। यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये इसको कट कर देगा, ये इसको कट कर देगा, और हम देख सकते हैं ये अब ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, है ना। तो हम देख सकते हैं क्या होगा, m1 बाई m2 अंडर रूट में इक्वल्स टू t1 बाई t2 आ जाएगा, है ना। तो क्या बना इसका मीनिंग, अब रिलेशन आगे उसको समझने की कोशिश करते हैं। रिलेशन क्या हुआ हमारा बताइए तो t1 बाई t2, t1 के सामने m1 है, t2 के सामने m2 है, तो पूछा है कि कौन जल्दी रुकेगी, तो किसका समय कम होगा, तो भाई जिसका समय कम होगा, जिसका भी टाइम कम होगा, तो ये
उसका मास भी कम हो गया, आमने सामने है ना, तो यह कह सकते हैं, यहाँ समझ में आ रहा होगा, टाइम प्रोपोर्शनल टू रूट में m आ गया है ना। इसका मीनिंग है, इस इक्वेशन का मीनिंग है कि जो टाइम है वो अपने मास के आमने सामने यानी प्रोपोर्शनल है। अगर ये t1 है और यहाँ पे m1 होता है, अपोजिट में होता, तो वन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता रूट में अंडर रूट m के, है ना। तो ये हमारा आमने सामने, तो हम कह सकते हैं टाइम हमारा मास के प्रोपोर्शनल है। ज़्यादा मास है ज़्यादा टाइम लगेगा, कम मास है कम टाइम लगेगा। तो यानी कि हमारा जो हमें कम टाइम चाहिए, तो कम टाइम का मतलब क्या है, मास कम होना चाहिए, यानी कि लाइटर बॉडी जो है वो हमारी पहले रुक जाएगी। तो हमारा जो आंसर है, कौन सी बॉडी पहले स्टॉप होगी, तो हम कहेंगे लाइटर बॉडी विल स्टॉप अर्लियर, है ना। तो ये पहले हमारा इसका जो आंसर बनेगा, ये आंसर हमारा बन जाएगा। उसी क्वेश्चन को दोबारा पूछा है, इन द एबव क्वेश्चन विच बॉडी विल कवर मोर डिस्टेंस बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब क्या डिस्टेंस में रिलेशन बताना है कि कौन सी जल्दी कौन सी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, मोर डिस्टेंस यानी ज़्यादा देर में ज़्यादा डिस्टेंस बाद रुकेगी। तो हमने कहा वो सब कुछ तो केस सेम है, m1 भी सेम है, वेलोसिटी v1 थी, रुक गई है हमारी आगे जाके, और दूसरी गाड़ी हमारे पास m2 थी, और मास हमारा बॉडी हमारी m2 मास की बॉडी थी, वेलोसिटी इसकी v2 थी, और आगे जाके रुक गई है। डिस्टेंस के बारे में बोला है, तो हमने कहा डिस्टेंस इसमें लगी है d1 और इसमें लगा है d2, है ना। पर टाइम की बात हुई तो t1 t2 कर दिए, तो डिस्टेंस की बात है तो d1 d2 कर दिए। तो अब कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए भैया, बताओ, सोचो कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए। ये इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, और डिस्टेंस u v और s, यानी कि फॉर्मूला हमारा बन गया v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, है ना। लगा देते हैं इसमें, एक बार इसके लिए एक बार इसके लिए। तो v का मतलब फाइनल वेलोसिटी दैट इज 0 हेयर, u का मतलब इनिशियल वेलोसिटी दैट इज v1 हेयर प्लस 2a, एक्सेलरेशन क्या होगा, वही फोर्स बाई मास m1। देखो कहानी बाकी सबको सेम है, दोनों को रोका गया है फिर से, बस केवल पहले वाले में टाइम के बारे में बात की गई थी, इस बारे में इस बार जो क्वेश्चन हमारे पास उसमें किसकी बात की गई, डिस्टेंस की। तो हमने यहाँ पे एक्सेलरेशन वही फोर्स बाई मास, फोर्स कॉमन है दोनों जगह, f का f ही है, मास हमारा m1 है। डिस्टेंस के लिए s यूज किया हमने, यहाँ पे d1 यूज किया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा रिलेशन आ गया v1 स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2f डिवाइड बाई m1 d1 आ गया। सिमिलरली दूसरा वाला में हर जगह 2 2 2 है, पहले वाले में 1 1 1 है, तो यानी कि ये रिलेशन हमारा फिर से दूसरे वाले के लिए ये आने वाला है 2, सब जगह 2 लगा देंगे, जहाँ पे 1 है वहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे d2। ये रिलेशन सिमिलरली हम निकाल देंगे। अब इसको डिवाइड कर देंगे एक को दूसरे से, तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या कटने वाला है। ये माइनस माइनस कटेगा, 2 2 कटेगा, f हमारा कटेगा, तो आपको दिख गया होगा क्या होने वाला है। तो कह सकते हैं v1 स्क्वायर बाई v2 स्क्वायर इक्वल्स टू, ये m2 ऊपर आ जाएगा, पता चल रहा है आपको, m2 बाई m1 और d1 बाई d2, और ये हमें रिलेशन निकालना है। और हमारे पास जो इक्वेशन थी ये वाली, इसका यूज कर सकते हैं। हमें क्या चाहिए, v1 बाई v2 स्क्वायर, v1 बाई v2 का होल स्क्वायर चाहिए ना, तो वहाँ से रिप्लेस कर देंगे। क्या है वो चीज़, देखिए वो m2 बाई m1 है, ये जो देखिए लाइन क्या है, ये हमारी m2 बाई m1 है, तो ये हमारा यहाँ से आ जाएगा m2 बाई m1, और इधर भी m2 बाई m1 है हमारे पास, और d1 बाई d2, ये पूरी चीज़ कट जाएगी। तो आपका 1 इक्वल्स टू d1 बाई d2, तो कह सकते हैं d1 इक्वल्स टू d2, ठीक है, इस तरीके से। तो दोनों हमारी जो रुकेंगी सेम डिस्टेंस में रुकेंगी, अगर हमारे पास सेम काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रही है, रिटार्डिंग फोर्स सेम है, तो डिस्टेंस सेम लगेगी, लेकिन लाइटर वाली डिस्टेंस तो दोनों की सेम होगी, लेकिन लाइटर वाली बॉडी जो है, हल्की वाली बॉडी जो पहले वो रुकेगी हमारी, वो क्या करेगी, वो पहले रुकेगी। ये है ना, एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा गया है, पहले टाइम के बारे में बात की गई है तो लाइटर बॉडी पहले रुकेगी, और डिस्टेंस के बारे में बात की गई है तो भैया डिस्टेंस दोनों सेम कवर करेंगी कि d1 और d2 हमारे बराबर हैं। देखो इस क्वेश्चन को और भी तरीके से कर सकते थे, जब हमारी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, देखो गिवन है आप शुरुआत में ही कि इनकी एनर्जी सेम है, ओके, जब एनर्जी सेम होगी तो सेम फोर्स से ही रुकेंगी, वर्क और एनर्जी का रिलेशन होता है। तो जो गाड़ी जितनी एनर्जी से आ रही है उसको रिवर्स में उतना ही वर्क करना पड़ेगा सेम अमाउंट का। तो जब फोर्स दोनों बार सेम है तो डिस्प्लेसमेंट सेम करना पड़ेगा, तभी तो सेम वर्क आएगा। तो फोर्स दोनों बार सेम है तो दोनों बार डिस्प्लेसमेंट सेम होना चाहिए, जिससे कि सेम वर्क हो और सेम एनर्जी वाली गाड़ी को वो
रोक सकें। खैर ये लॉजिकली हम सेकंड पार्ट ऐसे ही कर सकते थे, लेकिन आप कैलकुलेशन करेंगे तो ऐसे सॉल्व करके ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब बोला है काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज 4 टाइम्स इज मोमेंटम, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड हमारा काइनेटिक एनर्जी जो है 4 टाइम्स पी है, तो उसकी वेलोसिटी वी निकालनी है। तो क्या हो गया, हमारा क्या रिलेशन होता है बताइए, हमारा जो मोमेंटम होता है √2m के होता है ना, ये हमारा रिलेशन है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में। वैल्यू पुट कर दीजिए, के की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, है ना, के की जगह 4p लिख सकते हैं p को p रहने दो, और अब के की जगह क्या लिख सकते हैं 4p। तो इसको हमें क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी के 4p लिख दिया, ठीक है। इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, p² = 2m 4p, तो आ गया हमारा 8mp। तो p² - 8mp = 0, तो p हमारा कॉमन ले लेंगे, p - 8m = 0। अब ये दोनों की मल्टीप्लाई 0 है, तो मैथमेटिक्स क्या कहता है, या तो ये 0 या 0, या तो p 0 हो और p - 8m 0, तो ये 0 नहीं होगा। अगर मोमेंटम 0 हो गया तो फिर वेलोसिटी सब 0 हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी होगी ही नहीं, तो ये रिलेशन तो हम लेंगे नहीं, इसको तो नहीं लेंगे, इसको ले लेंगे। तो p = 8m हो गया, ओके। फिर आगे करेंगे, हमें निकालना वेलोसिटी, कोई बात नहीं। मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, इसको रिप्लेस कर देंगे -8m = 0, तो यहाँ से m कॉमन ले लेंगे, v - 8 = 0। अब फिर वही बात आ गई, मास 0 हो या v - 8 = 0, तो मास तो 0 नहीं होगा क्योंकि बॉडी है, तो मास 0 हो ही नहीं सकता। इफ देयर इज अ बॉडी देयर मस्ट बी सम मास, ऐसी कोई बॉडी नहीं जिसका मास ना हो, तो ये तो फिर गलत रिलेशन हो गया। तो v = 8, इस वाले से हमारा रिलेशन निकल आया मीटर/सेकंड, तो इसका हमारा आंसर ये वाला सी आंसर आ गया। 33 में हमारे पास एक बॉडी है मास 10 kg की, और फॉल होती है फ्रॉम हाइट ऑफ 1 मीटर। फॉल का मतलब वेलोसिटी इसकी 0 है, हाइट ऑफ 1 मीटर से फॉल करती है। देन एट बॉटम गेन इन काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी कितनी होगी, तो क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे। ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आते आते एनर्जी सेम रहेगी, जितनी एनर्जी ए पे है वही एनर्जी बी पे होगी। टोटल एनर्जी एट ए = टोटल एनर्जी एट बी। टोटल एनर्जी क्या होता है, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी, इसका मीनिंग होता है जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल का कॉम्बिनेशन होती है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए है तो ए कर देंगे, बी है तो बी पॉइंट। अब क्या करेंगे, ए पॉइंट से फॉल हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी है mgh। m कितना है हमारा 10, g कितना है 9.8 लेंगे यहाँ पे, और h कितना है 1 मीटर, इतना हो गया। बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, बॉटम पे आके क्या हो जाएगा, बॉटम पे काइनेटिक एनर्जी होगी जो भी होगी, हाफ m² गेनिंग काइनेटिक एनर्जी निकाला ना, तो यहाँ पे के ही तो निकालना है, कोई बात नहीं। और यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कितनी ग्राउंड पे 0, कि हाइट है ही नहीं वहाँ पे, तो के कितना हो गया, ये आ गया, सॉल्व कर लीजिए। तो के हमारा कितना हो गया 98, और एनर्जी है तो जूल में होगी, तुम्हारा ये वाला आंसर हो जाएगा यहाँ पे। या ऐसे समझ सकते हैं, ए पॉइंट पे जो एनर्जी होगी वही नीचे आ जाएगी, तो ए पॉइंट पे काइनेटिक तो है नहीं, पोटेंशियल है, कितनी है mgh, वो 98 निकल आई, वही सारी की सारी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। ए पॉइंट वाली एनर्जी ही बी पॉइंट पे सारी की सारी कन्वर्ट होगी। ए पे क्या है, काइनेटिक है ही नहीं, वेलोसिटी 0 है, पोटेंशियल है वहाँ पे, तो कितनी mgh, तो mgh से निकाल ली, वो 98 निकली, वही नीचे आके आपकी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है एक बुलेट है, इसका मास है 10 ग्राम, तो हम केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, स्टैंडर्ड तरीका है, 1000 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट ये हो गया, इतनी वैल्यू इतना केजी की हमारी पास हो गई। बुलेट का मास आ चुका है, किस स्पीड से आ रही है 1000 मीटर/सेकंड से जा रही है। कोलाइड विद अ टारगेट एट अ सेम हाइट, मतलब जो यहाँ से जिस हाइट पे है सेम हाइट विद द स्पीड 500, तो 500 के स्पीड से किसी टारगेट से टकराती है। ठीक है, तो पूछा वर्क डन बाय द बुलेट अगेंस्ट द एयर फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, मतलब बुलेट यहाँ से यहाँ तक जा रही है, तो अब ये बुलेट आगे जा रही है तो एयर उसको पीछे धक्का लगा रही होगी, तो एयर का जो फ्रिक्शन है वो कितना
वर्क कर रहा है। तो बड़ा सिंपल सा तरीका है भैया, देखो क्या करेंगे, यहाँ पे एनर्जी निकाल लेंगे और यहाँ पे एनर्जी निकाल लेंगे। एनर्जी अगर बढ़ गई तो इस जो फोर्स है उसने वर्क किया है, अगर एनर्जी घट गई तो, है ना, तो उसने खर्चा किया है। अगर जितनी एनर्जी यहाँ है उतनी एनर्जी अगर यहाँ पे है तो कोई भी बीच में प्रॉब्लम नहीं है, कोई खर्चा है ही नहीं। देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या मैंने बोला, ये डायग्राम बना लिया, ए पॉइंट पे एनर्जी निकाल लेंगे और बी पॉइंट पे एनर्जी निकाल लेंगे। अगर दोनों जगह एनर्जी सेम हुई तो हमारी तो कोई प्रॉब्लम है वाली बात ही नहीं, बीच में कोई प्रॉब्लम आई नहीं है, कोई भी खर्चा बीच में हुआ नहीं, कोई भी एयर रेजिस्टेंस में वर्क हुआ ही नहीं है ना। लेकिन हम देख सकते हैं वेलोसिटी कम हुई है ना, तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हमारी कम हुई है। तो काइनेटिक एनर्जी कम हुई है तो कुछ हमारा खर्चा हुआ है ना, एनर्जी घट गई है, तो जो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट जो खर्चा है वो खर्चा उतना आ जाएगा। देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगी, बोला है ना उसने एट द सेम हाइट। तो ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों हमारे सेम हाइट पे हैं, सेम हाइट पे हैं, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं कि हम इन दोनों की एनर्जी को कंपेयर करते हैं, है ना, या ऐसा करें वर्क एनर्जी थ्योरम कर लें। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहलाती है, अगर वर्क एनर्जी थ्योरम अगर हम हॉरिजॉन्टल मोशन में लगाते हैं तो वर्क हमारा आता है इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ ही नहीं है, क्योंकि हाइट सेम है तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ ही नहीं है। तो जो चेंज हुआ है वो आपकी कौन सी फॉर्म की एनर्जी में चेंज हुआ है, काइनेटिक में। तो ऐसा करते हैं, ऐसा कर सकते हैं, वर्क इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये हमेशा हम लगाएंगे हॉरिजॉन्टल मोशन में। जब भी हॉरिजॉन्टल मोशन होगा यही लगाएंगे। हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट ये जो हमेशा चलेगा, चाहे वर्टिकल मानो चाहे हॉरिजॉन्टल मानो, चेंज इन एनर्जी, ये चाहे आपका हॉरिजॉन्टल हो चाहे वर्टिकल हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, ये हमारा जनरल फार्मूला है कि जनरल फार्मूला हम कितना वर्क करेंगे वो पता चलेगा चेंज इन एनर्जी। अगर हमारी एनर्जी बढ़ गई तो वर्क हमने किया है, अगर एनर्जी चेंज नहीं हुई है, डेल्टा ई जीरो, यानी हमने वर्क नहीं किया है, ठीक है, इस तरीके से। तो कुल मिला के हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है, पोटेंशियल में चेंज नहीं है कुछ भी, जितनी एनर्जी यहाँ है उतनी वहाँ पे है, तो हमारा जो वर्क होगा वो काइनेटिक एनर्जी चेंज करने में लगेगा। ये वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से हम कर रहे हैं, ठीक है। हम टोटल एनर्जी वाले से भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, आप चाहो अगर जनरल तरीका करो तो भी करो, कोई दिक्कत नहीं। क्या करते हैं, टोटल एनर्जी एट ए निकालो और टोटल एनर्जी एट बी निकालो। तो टोटल एनर्जी एट ए कितना होगा, हाफ एम, मास लगा देते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर निकाल देते हैं, है ना। हाफ एम कितना है 0.01 और वी स्क्वायर कितना है 1000 इंटू 1000, है ना। ये हमारी एनर्जी टोटल। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, एम जी एच लिख देते हैं, लिखने की जरूरत ही नहीं कि एच में पता ही नहीं है। टोटल एनर्जी बी कितना है, वो हाफ एम वी स्क्वायर 500 इंटू 500, और पोटेंशियल कितनी है एम जी एच। ऐसे कर लो अगर सिंपल तरीका है। तब आप देखोगे ये एनर्जी कम दिख रही होगी कि यहाँ 500 इंटू 500 है, यहाँ पे 1000 इंटू 1000 है, तो एनर्जी कम हो गई है, यानी कि हमारी एनर्जी खर्च हुई रास्ते में। किसने खर्च कर ली, हमें फ्रिक्शन के अगेंस्ट खर्च हो गई, हम जा रहे हैं आगे, फ्रिक्शन लग रहा है पीछे। तो हम क्या करेंगे, जो एनर्जी है, एनर्जी का जो डिफरेंस है भाई हमारा आंसर आएगा। तो एनर्जी में कितना चेंज आया, टोटल एनर्जी में कितना चेंज आया, तो टी वी माइनस टी ए कर लेंगे। तब जो टी वी माइनस टी ए करेंगे तो एम जी एच दोनों जगह कॉमन होने की वजह से कट जाएगा, तो हमारा इनका डिफरेंस आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं जो कॉमन है उसको कॉमन कर लो 0.01, और ये यहाँ पे 500 इंटू 500 1000 इंटू 1000, ये अब इसको हमें सॉल्व करना है ना। अब इसको केवल सॉल्व करना और सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा देखिए, 0.01, इसमें से मैं 500 कॉमन ले लेता हूँ दो बार, 500 इंटू 500, तो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे तो दोनों जगह चला जाएगा। यहाँ पे इससे 500 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी 2 बचेगा, यहाँ भी 2 बचेगा, है ना। तो 2 आपका ये 3 आ जाएगा कुल मिला के, ये वाली क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी, और ये 2 जीरो से ये हट जाएगा, सही है। और हमारा ये कितना आया 2500 डिवाइड बाई 2, और ये वैल्यू कितनी आई माइनस में 3, तो हमारा कितना है, ठीक है, ये कितना हुआ माइनस में, ये वैल्यू इतने जूल में आ गई माइनस में, आपको दिख रहा होगा।
तो हमारी एनर्जी कम हुई है तभी तो वर्क, तो एनर्जी हमारी कम हुई है तभी तो वर्क हमारा नेगेटिव वर्क है, जो एयर ने सपोर्ट नहीं किया है, अपोज किया है, तो इतने जूल हमारी एनर्जी हो गई है ना। मैंने आपको स्टैंडर्ड तरीके से करके दिखा दिया, इसका आंसर सी हो गया 3750 है ना। क्या करिए, बड़ा सिंपल तरीका है, एनर्जी निकालिए यहाँ पे, एनर्जी निकालिए यहाँ पे, टोटल एनर्जी का डिफरेंस कर दीजिए, एनर्जी घट गई तो हमारा बीच में कुछ खर्चा हो गया है, अगर एनर्जी बढ़ गई तो हमें वर्क किया गया है ना, तो यहाँ पे घट गई है तो माइनस में है जो, तो बीच वाला जो एयर रेजिस्टेंस है उसे नेगेटिव वर्क किया है, तो आंसर मैग्नीट्यूड में मतलब नेगेटिव में वैसे आएगा, लेकिन अगर दो आंसर है हमारे पास प्लस और माइनस दोनों, तो माइनस वाले को लगाएंगे। अगर मैग्नीट्यूड की बात है, प्लस सारे प्लस में दिए हुए हैं, तो पता चला है कि ये वैल्यू में प्लस उसमें लगानी मैग्नीट्यूड में, क्योंकि जो हमारा एयर रेजिस्टेंस है वो नेगेटिव वर्क ही करता है। ठीक है, फिर से ये पिछला क्वेश्चन भी हमारा उस पर बेस्ड था, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है, एनर्जी लॉस नहीं होती, यहाँ की एनर्जी वहाँ पे भी जाएंगे तो सेम होगी, यहाँ एनर्जी लॉस हुई है। एयर रेजिस्टेंस वाले जितने क्वेश्चन है, फ्रिक्शन वाले जितने क्वेश्चन है, सभी जगह एनर्जी हमारी लॉस हुई है ना। तो ये भी हमारा क्वेश्चन जो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि एयर रेजिस्टेंस पे बेस्ड है, और ये भी हमारा एयर रेजिस्टेंस पे बेस्ड है यानी कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जाम्पल है। फिर से ये एक उसका बाकायदा क्वेश्चन है हमारे पास। एक बॉडी है हमारे पास 5 kg की, कितनी हाइट गिर रही है, कितनी हाइट गिर रही है, 20 मीटर गिर रही है, किस और गिरते गिरते कितनी स्पीड एक्वायर कर लेती है, गिरते गिरते यहाँ आते आते कितनी स्पीड आ रही है इसके पास में, 10 मीटर पर सेकंड आ रही है ना। तो पूछा है कि वर्क डन बाई एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस ने कितना खर्चा कर दिया। तो वही सेम तरीका है, एनर्जी निकालिए, ए पे निकालिए, बी पे निकालिए, एनर्जी हमारी कम हो गई है तो खर्चा हुआ है बीच में, अगर एनर्जी कम नहीं हुई तो खर्चा हुआ ही नहीं है। तो ए पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी है, टी ए कितनी है, तो हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी एट ए और पोटेंशियल एनर्जी एट ए, दोनों ही हमारी काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों ही हमारे ए पे निकाल लेंगे। तो काइनेटिक वहाँ पे कितनी है, बोला फॉल, फॉल का मतलब क्या है, गिरी है वहाँ पे, वहाँ से तो u बराबर 0 है वहाँ पे, तो काइनेटिक नहीं होगी, हाफ एम वी स्क्वायर में u 0 रख देंगे, वेलोसिटी 0 रख देंगे तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। पोटेंशियल कितनी है, mgh, करते हैं m हमारा कितना है 5, g को बाई डिफ़ॉल्ट 10 ले लेंगे और h को हम कितना ले लेंगे, यहाँ से यहाँ तक दिया है 20 मीटर, तो 20, ये हमारा कितना आ गया 1000 जूल आ गया है ना। ओके, और टी भी निकालेंगे, तो जब यहाँ पे आई तो हाइट तो यहाँ पे 0 हो गई है, फिर से इसको काइनेटिक और पोटेंशियल करेंगे, तो काइनेटिक कितनी हाफ एम वी स्क्वायर करेंगे, पोटेंशियल एम जी एच करेंगे, एम भी है जी भी है और बी पॉइंट पे हाइट क्या है 0, तो ये तो 0 हो गई, बस हाफ एम वी स्क्वायर निकालनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, वी कितनी है यहाँ पे 10, 10 का स्क्वायर कितना हुआ 100, तो हमारा ये कट के 50 आ गया, 250 जूल आ गया। अब आप बताओ आपकी एनर्जी बढ़ी घटी, ये सेम है, अगर सेम होती तो कोई खर्चा हुआ ही नहीं है, एनर्जी घट गई है तो बीच में खर्चा हुआ है, तो चेंज इन एनर्जी कितना हुआ, चेंज इन एनर्जी हमेशा ही फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, तो 250 में से 1000 जाएगा तो हमारा माइनस का 750 जूल, हमारा इतना वैल्यू हमारी हुई है, इतनी वैल्यू कम हो गई है, तो कहाँ गई वो, वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन में खर्च हो गई, तो हमारी -750 जूल आया है। तो अगर हमारे पास प्लस माइनस में दोनों आंसर होंगे तो हम माइनस में 750 लगाएंगे, लेकिन अगर हमारे पास केवल 750 है लेकिन प्लस में है तो उसका मतलब है मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, तो 750 का मैग्नीट्यूड लगाएंगे। वास्तव में वैसे माइनस के साथ लगाना चाहिए, यहाँ पे ये सही है, और यहाँ पे इन्होंने प्लस में आंसर दे रखा है, इनको भी माइनस में देना चाहिए था, -750 देना चाहिए था, लेकिन ठीक है, अगर हमारे पास दूसरा आंसर नहीं तो हम इसी को लगाएंगे। इसके बाद में हमारे पास है ब्लॉक, यहाँ से एक क्वेश्चन में यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, हमारे यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, वो पी पॉइंट पे रखा हुआ है और नीचे स्लाइड होके आ रहा है, तो यहाँ पे स्पीड बतानी, यहाँ पे क्यू पॉइंट पे क्या स्पीड होगी, तो ये क्वेश्चन इस तरीके स्लाइड होके आ रहा है ना, इसको धक्का नहीं दिया गया है, ये खुद स्लाइड हुआ है, तो u बराबर यहाँ पे 0 है, और ये हाइट हमारी h1 है, और ये हाइट हमारी h2 है। फिगर सही से बनी नहीं लेकिन ये फिगर हमारे पास, और यहाँ पे वेलोसिटी पूछिए क्या होगी, तो बस सिंपल से तरीका ए और बी वाला पॉइंट करके सॉल्व करिए, हमेशा आसान आएगा। और तो ये हमारी जो रोड है जो है ये फ्रिक्शन लेस है, यहाँ पे कोई खर्चा नहीं है, ये भी ध्यान रखिए,
ये फ्रिक्शन लेस है, यहाँ पे कोई खर्चा नहीं है, तो जो एनर्जी होगी वो पूरी पूरी ए वाली एनर्जी पूरी पूरी बी वाली एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, बीच में कोई खर्चा ही नहीं है। अब आप घर से निकले, मेले तक गए और मेले से लौट के आ गए, लेकिन आपने पैसे खर्च नहीं किए, तो जाते समय पैसे और आते समय पैसे जो भी अमाउंट होगी आप पे क्या होगी, वो सेम होगी, ना कम होगी ना ज़्यादा होगी, है ना। तो इसी तरीके से तो बीच में फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो खर्चा हुआ ही नहीं है। जो टोटल एनर्जी एट ए है भाई टोटल एनर्जी एट बी हो जाएगी हमारी, ठीक है। ये स्टैंडर्ड है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। टोटल एनर्जी क्या है, काइनेटिक और पोटेंशियल का कॉम्बिनेशन। ए वाली जगह पे दोनों ए कर देंगे, बी वाली जगह पे बी कर देंगे। ए पे एनर्जी कितनी है काइनेटिक, देखो ये मोशन हो नहीं रहा है, ये स्लाइड है, रिलीज्ड, क्या मतलब यहाँ से छोड़ी गई है, तो यहाँ हमारा यू वेलोसिटी जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ पे जीरो होगी, क्योंकि हाफ है वी स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर करेंगे तो जो बेकार हो जाएगा। और यहाँ पे पोटेंशियल कितनी है ए पे, एम जी एच की जगह एच बना, ओके। बी पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, यही तो मैंने कहा, यही तो वेलोसिटी यहाँ पे निकालनी, तो मैंने कहा वेलोसिटी वी है तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होगी। बी पे पोटेंशियल कितनी है, एम जी एच टू, हमें क्या निकालना है, बी पे वेलोसिटी निकालनी है या नहीं, हमारा टारगेट है ये, तो क्या हो जाएगा एम जी एच वन माइनस एम जी एच टू इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। तो ये निकालना हमें, तो हम आप समझ सकते हैं क्या होने वाला है, एम जी कॉमन ले लेंगे, एच वन माइनस एच टू इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, एम से एम कट जाएगा तो ये टू इधर चला जाएगा और अंडर रूट लग जाएगा, तो वी हो जाएगा हमारा अंडर रूट टू जी एच वन माइनस एच टू, तो हमारा ये बी वाला आंसर हमारा हो जाएगा। ये क्वेश्चन यहाँ पे एनर्जी खर्च नहीं हुई थी कि फ्रिक्शनलेस सरफेस थी। इस वाले क्वेश्चन में जो बीच में जो हमारा जो है ये फ्रिक्शनलेस नहीं है, यहाँ पे फ्रिक्शन है और फ्रिक्शन का कांस्टेंट म्यू गिवन है। हाँ इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, यहाँ पे एक चीज़ गिवन नहीं है, वो बता देते हैं। यहाँ पे लेंथ गिवन नहीं है, इन्होंने लेंथ दे रही है रखी है, लेकिन लेंथ हमारी है यहाँ पे, कितनी लेंथ है ये बता देते हैं आपको, ये कैपिटल एल है, यहाँ पे मिसिंग है ये चीज़, ये कैपिटल एल है और आंसर भी कैपिटल एल में ही दिए हैं। आप अगर इस तरीके से करेंगे तो सॉल्व नहीं होगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। एनीवे तो यहाँ से एक ब्लॉक है उसको रिलीज़ किया गया है, रिलीज़ का मतलब आपको पता है u बराबर 0 से रिलीज़ किया गया है। और यहाँ पे आते आते उसकी क्या पूछी है, स्पीड यानी कि पूछी है कि क्या स्पीड होगी, मैंने कहा v स्पीड होगी, v हमारा टारगेट निकालना। इस पॉइंट को मैंने बोला a, इसको बोला मैंने b। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा लेंगे, टोटल एनर्जी एट ए इक्वल्स टू टोटल एनर्जी ऑफ बी होनी चाहिए थी, लेकिन बीच में खर्चा हो गया, तो आप टोटल एनर्जी ए पे जो है वो दो जगह खर्च होगी, आपका बी पे काइनेटिक बी पे एनर्जी और यहाँ पे वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। क्या बात हुई, इसका मीनिंग है ऐसा समझिए, आप अपने घर से चले, ध्यान समझिए, आप अपने घर से चले, आप पे 100 रुपये थे, सही, आप पे 100 रुपये थे। अब आप कहीं गए, दूसरी जगह पे गए, दूसरे घर में गए, ठीक है, यहाँ आपके पास आपके 80 रुपये हैं, आपका यहाँ पे 80 रुपये हो गए, तो इसका मतलब क्या, आपने 20 रुपये बीच में खर्च कर दिए होंगे, तभी तो ऐसा हुआ होगा, है ना। बस वही केस है यहाँ पे। तो जो बीच में अगर सरफेस हमारी खर्चे वाली है, फ्रिक्शन वाली सरफेस है, तो बीच में कुछ हमारी एनर्जी खर्च होगी फ्रिक्शन के अगेंस्ट, क्योंकि हम जाएंगे आगे, फ्रिक्शन लगेगा पीछे, है, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट आगे है और फोर्स पीछे, तो ये हमारा फ्रिक्शन का जो वर्क होगा नेगेटिव वर्क होगा। तो कुल मिला के बात यह है कि हमारे जो टोटल एनर्जी एट ए पे होगी वो जब बी पे पहुंचेगा हमारा ऑब्जेक्ट, तो कुछ तो रास्ते में खर्च हो जाएगी और बची हुई एनर्जी हमारी बी पे आएगी। तो यहाँ पे लगेगा तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लेकिन लगेगा ऐसे, जो ए पे जो एनर्जी है वो बीच में कुछ एनर्जी खर्च हो गई उसके और जो लास्ट में एनर्जी बची उन दोनों के बराबर होगी। इतना लॉजिक अगर पता है तो सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं सॉल्व होगा। ओके, ये ध्यान रखिए। तो ए पे एनर्जी कितनी है, देखो ए पे टोटल एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, और यहाँ हमारा काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, और वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। मान लो का फ्रिक्शन फोर्स, मैंने बोला फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है, म्यू इंटू आर होता है, आपको याद होगा फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू आर। और यहाँ पे और वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स तो हमारा म्यू आर है और डिस्टेंस कितनी यहाँ से यहाँ तक, स्मॉल एल, ये हमारा वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन हो गया। अब ए पॉइंट पे ए कर देंगे यहाँ पे और बी वाले पे बी कर देंगे,
तो काइनेटिक एनर्जी एट ए कितना है, ये स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट है तो ये 0 हो गया। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितनी है, एम जी कैपिटल एच, ओके। यहाँ पे बी पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ है वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितनी है, हाइट नहीं है यहाँ पे तो पोटेंशियल 0 है, प्लस म्यू आर। अच्छा आर कितना होता है आप बताइए। अगर कोई बॉडी हमारी रखी होती किसी इंक्लाइन प्लेन पे जो कि एंगल थीटा है, तो इधर को लगता है एम जी साइन थीटा, आपको याद होगा, और ये वैल्यू लगती है एम जी कॉस थीटा, और यही हमारी जो नॉर्मल रिएक्शन होती है इसके बराबर होती है। तो आर हमारी कितनी होगी, एम जी कॉस थीटा लगाना पड़ेगा, एम जी कॉस थीटा, और यहाँ पे स्मॉल एल हमारा आंसर है। इस तरीके से हमें यहाँ पे वी निकालना है, कोई बात नहीं। अब इसको सॉल्व करने से पहले हम देखो आंसर देखो, अगर वी निकालने की कोशिश भी करें कोई बात नहीं, इसको देखते हैं। तो हाफ, अच्छा एम तो हमारा कट जाएगा ना, तो एम की तो कोई जरूरत वाली बात ही नहीं है, तो सारे एम कट जाएंगे हमारे, कोई बात नहीं। ये हमारा ई एम कट गया, और पूरे इसको इक्वेशन का 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, 2g एच इक्वल्स टू वी स्क्वायर प्लस 2 म्यू जी एल कॉस थीटा। वी की वैल्यू क्या होगी, वी स्क्वायर क्या हुआ हमारा, 2g माइनस 2 म्यू जी एल कॉस थीटा, और वी है आगे तो इसका अंडर रूट लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बात ये आई भैया कि हमारे आंसर में तो कॉस थीटा है ही नहीं, यानी कॉस थीटा को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो कॉस थीटा क्या हुआ, कॉस थीटा का तो बेस बाई हाइपोटेनस, तो कैपिटल एल बाई स्मॉल एल, इसकी वैल्यू यहाँ पे आउटपुट कर देंगे। तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2g माइनस 2 म्यू जी एल, और कॉस थीटा क्या हुआ, कैपिटल एल बाई स्मॉल एल। अब स्मॉल एल से ये भी हमारा स्मॉल एल से स्मॉल एल कट जाएगा भैया, ये ध्यान रखिए। अब बस ये आंसर आ चुका है, इसको प्रेजेंटेशन बना दीजिए। यहाँ से कुछ कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, जी कॉमन ले लेंगे, एच माइनस 2 म्यू कैपिटल एल, और वी स्क्वायर ये है तो वी कितना हो गया, अंडर रूट में इतना हो गया, जो कि ये वैल्यू हमारी है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा गर्ल स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन अ कर्व्ड वाटर स्लाइड। खुला के ये हमारा इस तरीके से ये लड़की यहाँ से स्लाइड होती है यहाँ तक गई, और ये स्लाइड होती है ऐसे करके ऐसे गिरी आके, ठीक है। तो पूछा है ये जो हाइट है वाई ये क्या होगी, यानी कि जब यहाँ से गई और ये हवा में उछली होगी, ऐसे उछलते नीचे गिरी होगी, तो हवा में ये कितनी हाइट रही है, कितनी हाइट रही है, वो वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये केस हमारे पास, तो हम इसको भाई सिंपल केस करेंगे, नॉर्मल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करेंगे। यहाँ पे फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो बीच में खर्चा हुआ नहीं है, तो ए और बी को सॉल्व कर लेंगे। तो मैं कहूँगा टोटल एनर्जी एट इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट बी, क्योंकि बीच में खर्चा हुआ नहीं है, खर्चा होता तो हम लगा देते उसके साथ, यहाँ खर्चा यहाँ लगा देते जो वैल्यू होती है यहाँ पे ना, तो खर्चा तो हुआ नहीं है, तो जो टोटल एनर्जी ए पे थी वही बी पे होगी। भैया एक बात तो आओ, आप एक घर से दूसरे घर तक गए, आपने बीच में खर्चा नहीं किया, तो ए से बी तक जाते जाते ए पे भी 100 रुपये है और बी पे भी 100 रुपये, ना कम होंगे ना ज़्यादा होंगे, कि खर्चा हुआ नहीं है, बीच में फ्रिक्शनलेस सरफेस है, कोई बात नहीं। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये भी हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ए वाले पे कर देंगे ए, बी वाले पे कर देंगे बी, ठीक है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है, देखो स्टार्ट स्लाइडिंग, ये स्टार्ट हुई है, यानी कि यू हमारा यहाँ पे 0 है, ए पॉइंट पे यू कितना भैया, ये ध्यान रखिए, ए पॉइंट पे यू हमारा 0 है, तो वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी उस पॉइंट पे, बेटा 0 हो जाएगी। पोटेंशियल कितनी है, एम जी एच, दो एच हाइट के बने यहाँ पे बी पे काइनेटिक कितनी है, कोई बात नहीं, मैंने कहा वेलोसिटी वी है तो हाफ एम बी स्क्वायर। पोटेंशियल कितनी है, एम जी एच कितनी है यहाँ पे, एच बाई 5। अब वी टारगेट हमारे निकालना, वी के बारे में कुछ पता करेंगे, कोई बात नहीं, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये दोनों टर्म एक जैसी हैं तो इधर चला जाएगी, ये टर्म इधर जाएगी और सब्सट्रैक्ट इसमें से हो जाएगी, तो हमारा क्या होने वाला है, एम जी एच माइनस एम जी एच बाई 5 इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये आपका एम जी कॉमन ले लेंगे, एच माइनस एच बाई 4 यानी कि 4h/5 हो गया इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। मैथमेटिक्स से सीधे सीधे बेसिक, तो यहाँ से एम कट जाएगा, तो वी स्क्वायर की वैल्यू हमारी आ गई, यहाँ दिख रहा होगा आपको वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई है, 8 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो 8 हो जाएगा, 8/5
जी एच, ओके। इसकी जब भी भाई साहब नीड होगी हम यहाँ से उठा लेंगे, अभी तो छोड़ दिया हमने इसको कि इतना इतना रिलेशन आया, हमने सॉल्व किया, कुछ निकला ही नहीं। वी की वैल्यू आई है, लेकिन वी की वैल्यू निकालनी नहीं, हमें तो एच वो निकालना, वाई निकालना है, तो हम कोई बात नहीं, इसका नीड होगा देख लेंगे। तो अब हम बी पॉइंट पे देखिए ध्यान से, बी पॉइंट पे जो हमारी गर्ल है जो स्लाइड होती हुई आई है, वो ऊपर से तो ऐसे आई थी, यहाँ पे ऐसे आई और यहाँ पे ऐसे गई है ना, तो वेलोसिटी यहाँ पे ऐसी है, ओके। तो कुछ कहानी है ऐसी, वेलोसिटी हमारी ऐसी, और ये एंगल देखो थीटा दे रखा है, ओके। और ये इस तरीके से घूमते आगे जाके गई 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 ऐसे ऐसे गिरी आके, मतलब कुछ। तो पूछा भैया ये डिस्टेंस कितनी होगी, ओके। तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हमारे, जो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और हमारी वेलोसिटी क्या इंक्लाइंड है, ना तो हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल, तो दो कंपोनेंट लेंगे, एक कंपोनेंट इधर v cos थीटा और एक कंपोनेंट हमारा v sin थीटा। अब आप एक बात ध्यान रखिए, ये जो मोशन होता है ऊपर वाला, ये मोशन अंडर ग्रेविटी होता है और वेलोसिटी आगे फाइनली क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है इस पॉइंट पहुंच के। तो इस वाले मोशन में देखिए, वर्टिकल मोशन में v sin थीटा से वेलोसिटी हुई है जीरो, कितनी डिस्टेंस में, ये वाली डिस्टेंस आपस में बराबर होंगी, आमने सामने दिख रहा होगा आपके लिए। तो हम कह सकते हैं v sin थीटा से वेलोसिटी जीरो हो गई, कितने डिस्प्लेसमेंट में, y में, ओके। और मोशन अंडर ग्रेविटी है तो एक्सेलरेशन क्या लगेगा, -g। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, y हमारा आ जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट u/v/s। बताओ क्या फार्मूला लगना चाहिए, क्या लगना चाहिए भैया, देखिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला लगना चाहिए, ये वाला v² बराबर u² प्लस 2g h, हमारा वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी में लगेगा। तो v का मतलब फाइनल वेलोसिटी जो कि जीरो है, u का मतलब ये वेलोसिटी जो v sin थीटा है, यानी कि v sin थीटा का स्क्वायर u² है ना, तो ये u एक तरीके से हमारा, प्लस 2 ग्रेविटी ऊपर जाते हैं ग्रेविटी निगेटिव लगती है, और h का मतलब हाइट एक ही है y, यही में निकालना है, ये सॉल्व करना है बस केवल। 2g/y = v² sin² थीटा, v² की वैल्यू ये वैल्यू है, ये काम में आएगी 8/5gh sin² थीटा 2g/y। तो अब g से g कट जाएगा, अब आंसर आ चुका बेटा, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, g से g कट गया और 2 नीचे चला जाएगा, सर 2 से 4 कट जाएगा, तो y हमारा हुआ 2 से 8 कटेगा 4 होगा, 4/5h sin² थीटा। कुछ बना हमारा आंसर, ये पहला वाला आंसर है, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है, ये आंसर आ चुका है। ये पूछा है इस वाले क्वेश्चन में, मास हमारा कितना गिवन है 3 kg और मोमेंटम कितना है 2 न्यूटन सेकंड, जो भी इसकी यूनिट है उसमें दे रखा है, ठीक है। ये अब पूछा है कि भैया काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो भाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, मोमेंटम के साथ रिलेशन होता है √2m k। तो यहाँ से p² कितना हुआ 2m k, तो काइनेटिक एनर्जी हो गई p²/2m, बस सॉल्व कर लेंगे। p कितना है 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2m कितना 3, तो 4/6 दैट इज 2/3, तो आंसर हमारा बी वाला आंसर आ जाएगा। यहाँ पे स्टेशनरी पार्टिकल है जो एक्सप्लोड होता है 2 पार्टिकल्स ऑफ मास m1 + m2, यानी कि टूट के m1 और m2 में टूटा है, तो पहले मास कितना रहा होगा m1 + m2 रहा होगा, बताया तो है नहीं उसके बारे में। और स्टेशनरी है तो इसकी वेलोसिटी स्टार्टिंग में क्या थी, जीरो थी, ओके। टूटने के बाद मास m1 m2 हो गए, ओके। विच मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शन, ओके, विद वेलोसिटी v1 v2 रिस्पेक्टिवली, ओके। रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी निकालना है k1/k2 क्या होगा, तो बड़ा सिंपल सा है भाई, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देंगे, जो मोमेंटम पहले और मोमेंटम बाद में बराबर हो जाएगा, जो p पहले वाला मोमेंटम बाद वाले मोमेंटम के बराबर होगा। मोमेंटम क्या होता है, इसका मोमेंटम क्या होगा, टोटल मास इनटू वेलोसिटी, एक ही पार्टिकल तो एक है ना, एक पार्टिकल था, एक्सप्लोड होने से पहले तो एक ही था, बाद में ही तो m1 m2 में कन्वर्ट हुआ है, तो टोटल मास पहले कितना था m1 + m2, वेलोसिटी कितनी थी 0, बाद में कितना हुआ इसका नेट मोमेंटम, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो एक डायरेक्शन आपको प्लस माइनस लेनी पड़ेगी, तो मैंने कहा ये प्लस है, ओके, ये प्लस है तो ये मोमेंटम हमारा क्या होगा नेगेटिव में -m1 v1 प्लस दूसरा मोमेंटम ये इसके जैसा ही है, डायरेक्शन सेम है, तो हमारा मोमेंटम हो गया ये, तो 0 बराबर -m1 v1 + m2
V2 दिख रहा होगा आपको। तो हमारे यहाँ से रिलेशन आ गया M1V1 इक्वल्स टू M2V2। अब काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन पूछा है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है आप बताइए। काइनेटिक एनर्जी अभी हमने ये निकाला था P²/2m, है ना। तो अब कर देंगे, तो पहली काइनेटिक एनर्जी P²/2m और दूसरी भी P²/2m, सही है। और पहले वाले के में क्या लगाएंगे, पहले वाले में हम कर देंगे P1 कर देंगे और दूसरे वाले में 2 कर देंगे, है ना। यहाँ पे ऐसे कर देंगे ठीक है। तो मोमेंटम तो सेम है ही इनका, तो मोमेंटम तो वैसे ही कट जाएगा भाई, है ना। कट जाएगा नहीं कट जाएगा, ठीक है। तो और 2 से 2 कट जाएगा तो आएगा M2/M1। यहाँ पे हमारा आ चुका है, M2/M1 आ जाएगा। चेक कर लेता हूँ, M2/M1 बिल्कुल सही सामने आ गया, ठीक है। 2 बॉडीज ऑफ मासेस 2m एंड m, यानी एक बॉडी हमारी जिसका मास है 2m, दूसरी बॉडी जो है उसका मास कितना m है। काइनेटिक एनर्जीज आर इन रेशियो 8:1, रेशियो आप दे रहे मोमेंटम P1/P2 कितना होगा। तो हमने कहा भैया अभी P कितना हुआ हमारा, P√2m के होता है ना। तो 1 करेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा। और 2 बॉडी हैं तो मास भी अलग अलग होंगे, यानी कि दूसरे वाले में क्या कर दिया 2m2k2। देखो कुछ नहीं किया भैया मैंने कहा P क्या होता है √2m के होता है। 1 वाले में 1 कर दिया, 2 वाले में 2 कर देंगे, है ना। ऐसे कर देंगे, सिंपल सा लॉजिक है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हमने ऐसे कर दिया, 1 वाले में 1 कर दिया, 2 वाले में 2 कर दिया, ये हमें निकालना है। अब हमारा ये 2 से 2 कट जाएगा, आपको दिख रहा होगा। अंडरवुड मत कट कर देना भैया कि अंडरवुड से अंडरवुड कट गया, ठीक है। तो P1/P2 निकालना है, तो सा लग देते हैं। M1/M2 कितना है, ये M1/M2, M1 तो हमारा कोई बात नहीं, M1 कितना है 2m, ओके। और M2 कितना है m, K1/K2 ये डायरेक्ट गिवन 8, ये कट गया तो 2 × 8 कितना हो 16, और यानी कि 4 हमारा आंसर आ गया। तो 4:1 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सी आंसर हो गया। 42, इफ अ मैन इंक्रीजेज हिज स्पीड बाई 2 मीटर पर सेकेंड हिज काइनेटिक एनर्जी डबल्स। मतलब पहले मैंने कहा स्पीड काइनेटिक एनर्जी K1 थी, बाद में K2 हो गई है, ठीक है। वेलोसिटी पहले V1 थी, बाद में वेलोसिटी V2 है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो पहले की कहानी है, ठीक है। अब उसने बोला कि इफ अ मैन इंक्रीजेज हिज स्पीड बाई 2 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी बढ़ा दे, और कितनी बढ़ा दे 2 से बढ़ा दे पहले वाला मैन। तो पहले V1 थी, अब कितनी हो गई V1+2। ऐसा करने पे जो उसकी काइनेटिक एनर्जी वो डबल हो जाती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी डबल हो जाती है। तो यानी कि डबल कैसे हो जाती है, पहले वाले की, तो जो K2 हो जाती है ट्वाइस K1 हो जाती है, ठीक है। ये बोला उसने, ठीक है। अब फॉर्मूला लगा देंगे, है ना। तो K1 कितना है, K1 का मतलब पहले वाली काइनेटिक एनर्जी, यानी ½ m V1²। K2 का मतलब बाद वाली वेलोसिटी, बाद वाली काइनेटिक एनर्जी, यानी ½ m V2², और V2 ½ m, और V2 का मतलब दूसरी वाली वेलोसिटी जो बाद में आई है वो कितनी है V1+2 का होल स्क्वायर। यानी ये बात हमारी, ये पहले काइनेटिक एनर्जी है, और जो वेलोसिटी 2 से इंक्रीज हो गई है, पहले V1 था, अब क्या V1+2 हो गया है, तो नई काइनेटिक एनर्जी होगी ½ m V1+2 का होल स्क्वायर। अब बोला कि ये जो वेलोसिटी है जो ये K2 है, ये K1 का डबल है ना, K1 का डबल। यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, सारी वैल्यू दोनों चीज़ें यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है। तो K2 को रख दिया मैंने ½ m V1+2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2। K1 कितना है ½ m V1², 2 से 2 कट गया, और ये हमारा मास से हमारा मास कट गया, ठीक है। ये 2 हमारा उधर पहुंच जाएगा, 2 उधर पहुंच जाएगा तो हो जाएगा V1+2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 V1²। इसको सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो V1² प्लस 4 V1 इक्वल्स टू 2 V1²। तो हमारा आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे, इधर पहुंचा देंगे सारी चीज़ें। तो V1² माइनस 4V1 माइनस 4 इक्वल्स टू 0, है ना। ये हमारे यहाँ पे आ जाएगा।
यहाँ पे आ गया। इसको सॉल्व करेंगे सीधाचारी विधि से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपको दिख रहा होगा, ए की वैल्यू देख के 1 आ गई है, बी की वैल्यू -4 आ गई है, सी की वैल्यू -4 आ गई है। तो सीधाचार्य में जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a, ये होता है ना। अब ये सारी चीज़ें हमें करनी है, सॉल्व कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे कर देंगे, b की जगह लगा देंगे -4 b पे -4 प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी है -4, इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस उसका स्क्वायर -4 का स्क्वायर भी करेंगे तो 16 ही आएगा। -4 ए कितना है 1, सी कितना है -4 बाई 2a, 2a की वैल्यू 1 है। इसको सॉल्व कर लीजिए, है ना। इसको सॉल्व करके क्या आएगा देखिए, 4 प्लस माइनस अंडर रूट में ये 4 16, 16 प्लस 16 यानी 16 इंटू 2 आ जाएगा डिवाइड बाई 2। ये हमारा 4 प्लस माइनस ये 16 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, 4 अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 2। तो आपको दिख रहा होगा ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे दो आंसर हो सकते हैं, एक बार प्लस ले सकते हैं, माइनस ले सकते हैं। अगर मैं माइनस लूँगा तो क्या बनेगा ये, और प्लस लूँगा तो बनेगा ये। तो ये वेलोसिटी है, तो ये वेलोसिटी हो नहीं सकती, क्यों, वेलोसिटी हमारी निगेटिव आ जाएगी। देखो यहाँ पे अगर ये वैल्यू क्या है, मोर देन 1 है, बस ये 2 से ज़्यादा है, ये 2 है, तो ये निगेटिव हो जाएगी। ये क्या बनना है, निगेटिव। तो वेलोसिटी यहाँ पे हम निगेटिव नहीं लेंगे, वेलोसिटी स्टार्टिंग से पॉजिटिव होगी जो भी रही होगी। तो ये गलत हो गया और ये सही है, यानी ये हमारा आंसर होगा 2 + 2√2। दो ऑप्शन है यहाँ पे, है ना। सॉल्व करेंगे, दो आंसर आ गए, लेकिन ये वाला आंसर है और ये हमारे उसमें भी गिवन है आंसर। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, 2 में से 2√2 घटाएंगे तो निगेटिव आएगा, और वेलोसिटी स्टार्टिंग से ही जो की पॉजिटिव है वैल्यू, क्योंकि इसमें 2 जब जोड़ोगे, है ना, तो आप निगेटिव नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर भी निगेटिव ही आएगी, या जो भी है प्लस वाला आंसर हमारा होगा, नेगेटिव वाला आंसर नहीं होगा। ये क्वेश्चन भी सही है हमारे पास, एक मैन है और एक बॉय है। तो मैन को थोड़ा बड़ा बना लेते हैं थोड़ा सा, है ना, बॉय को थोड़ा छोटा बना समझने के लिए। इसका मास m1 मान लेते हैं, इसका m2 मान लेते हैं, लिखा है। और मान लो वेलोसिटी इसकी मान लो तो v1 है और बॉय की वेलोसिटी v2 है। अब बोला है रनिंग मैन हैज़ हाफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट ऑफ अ बॉय। इसकी जो काइनेटिक एनर्जी k1 और इसकी काइनेटिक एनर्जी k2 है, तो बोला कि जो बॉय मैन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बॉय की काइनेटिक एनर्जी का हाफ है, बॉय की काइनेटिक एनर्जी का आधा। ठीक है, तो बॉय की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, इनफैक्ट k2 जो ज़्यादा है, 2k1 है वो, है ना। तो ये किया हाफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट ऑफ बॉय एज हाफ ऑफ हिज मास, और जो बॉय है वो उसके मास का आधा है। तो जो बॉय है उसका जो मास है m2 वो मैन के मास का आधा है। वैसे बॉय हल्का होगा, आपको पता ही है, तो बॉय का मास जो m2 है वो मैन के मास का आधा है। इस ध्यान रखिए, ऐसे लिखेंगे, या तो कहो मैन का मास उसके मास से डबल है बॉय के मास से, ऐसे भी कह सकते हो मैन का मास बॉय के मास से डबल है, या कहो बॉय का जो मास है मैन के मास का आधा है। तो उसने ऐसे ही बोला हुआ है, तो जो को दे रखा भैया हम इसका यूज करेंगे। अभी तक तो दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर आगे क्या बोला है, तब मैन स्पीड अप बाय 1 मीटर पर सेकेंड सो एज टू हैव सेम काइनेटिक एनर्जी एज दैट ऑफ बॉय। अगर वेलोसिटी बढ़ा दे 1 मीटर पर सेकेंड से, तो फिर काइनेटिक एनर्जी उसकी और बॉय की बराबर हो जाएगी। अभी तो बराबर नहीं है, कोई बात नहीं है, तो पहले अभी इसको देखते हैं, बाद में देखेंगे। तो ये यहाँ पे सारी वैल्यू रखते हैं। तो k1 क्या होगा, हाफ m1v1 स्क्वायर, k2 क्या होगा, हाफ m2v2 स्क्वायर। पहले अब इनको यहाँ पे रखते हैं दोनों चीज़ों को, और इसको भी यहाँ रखते हैं, और कोई एक इक्वेशन बनाते हैं जो हमारे काम में आएगी। तो k1 की जगह क्या हो जाए, k1 को रखेंगे हम यहाँ पे, यहाँ रखेंगे, तो हाफ m1v1 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ, अब यहाँ पे k2 रखेंगे, ये k2 वैल्यू यहाँ रख देंगे, हाफ m2v2 स्क्वायर। ओके, हाफ से आप कट जाएगा m1, और हमारा m1 कितना है यहाँ देखिए, m1 क्या है 2m2, 2m2 ये यहाँ रख देंगे, m1 का रख देंगे 2m2 v1 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ m2v2 स्क्वायर। m2 से m2 कट जाएगा, है ना, ये हमारा, तो v1 स्क्वायर हमारा आ जाएगा
V2 स्क्वायर बाई 4, ये हमारा रिलेशन आ गया। जब भी नीड होगी हम इसको लगा लेंगे, है ना। अभी जो उसने बोला था हमने भैया उसके हिसाब से सॉल्व कर दिया कि K1 जो है K2/2 है, K1 पता है, K2 पता, पुट कर दिया, और मास में रिलेशन पता वो भी पुट कर दिया, तो हमारा एक रिलेशन आ गया वेलोसिटीज में। अभी ज़्यादा कुछ निकला नहीं है, आगे चल के सॉल्व होगा। अब क्या बोला उसने आगे, तो जो बोला था उससे हमने सॉल्व किया, इक्वेशन में आगे छोड़ दिया। अब बोला है कि मैन स्पीड अप बाई 1 मीटर पर सेकेंड सो एज टू हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। अगर अपनी वेलोसिटी बढ़ा दे मैन, पहले कितनी थी V1, अब उसको 1 से बढ़ा दे, ओके, तो y की तो V2 ही रहेगी, और मास तो सेम रहेंगे। ऐसा थोड़ी मास बढ़ जाएगा, मोटा पतला हो जाएगा, वेट नहीं चेंज होने वाला, मास नहीं चेंज होने वाला। ये इस समय जो नई काइनेटिक एनर्जी होगी K1 डैश और K2 डैश, इस समय जो होंगी वो बराबर होंगी, उसने ये बोला है। उस समय क्या निकालना है, ओरिजिनल स्पीड ऑफ अ मैन, यानी कि V1 हमें निकालना है फाइनली, कि V1 है क्या। अभी तो V1 का रिलेशन पता है, V1 नहीं पता हमारे लिए भी, है ना, तो ये निकालना है। तो बस जो दूसरी बात दिया है इसका भी यूज कर लेंगे, इसका भी हम यूज कर लेंगे, तभी आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो भैया कहा ठीक है, हमने कहा कि नई काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m1 नई वेलोसिटी v1 + 1 का होल स्क्वायर, ओके, हाफ K2 डैश का हाफ m2 जो वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी तो वही रही है ये। अब इसको करना है हमें सॉल्व, और m1 ये 2m2 में पहले की तरह है, कोई बात नहीं। देखो हाफ से तो आप कट गए भैया, m1 की जगह लगा दिया 2m2 लगा दिया, v1 + 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू m2 v2 स्क्वायर, m2 भी हमारा कट गया, ओके, 2 v1 + 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू v2 क्या है, v2 स्क्वायर, तो v2 यहाँ से निकाल लेंगे, v2 स्क्वायर, ये 4v1 स्क्वायर है, 4v1 स्क्वायर, है ना, ये हमारा हो गया 4v1 स्क्वायर। अब तो सॉल्व हो जाएगा भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं लग रही मुझको, क्योंकि अब तो v1 में रिलेशन आ चुका है। ये हमारा 2 से 2 हो जाएगा, तो क्या होगा v1 स्क्वायर + 1 + 2v1 और 2v1 स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं क्या होने वाला है, v1 स्क्वायर - 2v1 - 1 इक्वल्स टू 0। हमारे पास ये इक्वेशन आ गई भैया, है ना। अब श्रीधराचार्य विधि बेटा लगा लो, हमारा आंसर निकाल लो। v1 हमारा हो गया 2 + माइनस में उस लगा देता हूँ, कैसे होगा सॉल्व, आप करते रहिए, चेक कर लेना से। ये हमारा इसका सॉल्व होके आ जाएगा 1 ± √2, है ना। अगर इसमें दो ऑप्शन है, प्लस लगाएं या माइनस, प्लस लगाएंगे तो आएगा 1 + √2, माइनस लगाएंगे तो क्या आएगा 1 - √2। देखिए ये हो जाएगा नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो ये नहीं चाहिए हमें, है ना। तो हमारा आंसर ये आना चाहिए, लेकिन ये आंसर जो इसमें तो वेलोसिटी नेगेटिव हो जाएगी, तो ये तो चाहिए नहीं, हमें ये चाहिए। अब इसके हिसाब से आंसर देखो क्या होगा, इसके हिसाब से हम करेंगे भैया। अच्छा ये आ चुका है, तो ये आंसर तो है नहीं, तो हम क्या करें, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा आंसर जो आया है मेरे हिसाब से, वो आंसर आया है 1 + √2। इसको मैं इसके जो रिवर्स होता है नेगेटिव, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे कंजुगेट से, 1 - √2। ये क्या होगा, तो चेक करिए, a + b a - b, तो a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 - 2 हो जाएगा। सॉल्व करिए इसे, 1 - √2, ये क्या हो जाएगा -1 / 1 - √2, ये आपका हो जाएगा 1 / √2 - 1। वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड में हमारा आंसर आएगा, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, ये हमारा आंसर सही है। इसके बाद में हमारा जो आंसर है, अ बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी v हैज़ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी न्यूमेरिकली इक्वल। बॉडी है एम मास की जो भी रही हो, उसका वेलोसिटी v है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी जो है न्यूमेरिकली इक्वल, ठीक है। वैसे मोमेंटम की वैल्यू यूनिट अलग होती है और एनर्जी की यूनिट अलग होती है, ये जूल में होती है, न्यूटन सेकेंड में होती है, तो अलग अलग हैं, है ना। मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो सकती है ना, मतलब ये आपस में इक्वल नहीं हो सकते, लेकिन न्यूमेरिकली इक्वल है मैग्नीट्यूड में, कोई दिक्कत नहीं है। तो मोमेंटम हमारा होता है √2m के, और उसने कहा दोनों हमारे न्यूमेरिकली इक्वल है ना, ये दोनों बराबर हैं। तो p जो है एक तरीके से मैग्नीट्यूड में k के बराबर है, यहाँ पुट कर देते हैं, तो k = √2m के, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या बनेगा, स्क्वायर कर देंगे तो k² = 2m के,
तो के स्क्वायर माइनस 2m(k) इक्वल्स टू 0, के कॉमन ले लेंगे 2m इस तरीके से। अब या तो k 0 हो या ये हमारा k 2m, तो या तो k 0 हो, इसको सॉल्व करेंगे, या k इक्वल्स टू 2m, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा k 0 हो नहीं सकता क्योंकि वो बॉडी मूव कर रही है, तो काइनेटिक एनर्जी तो 0 हो नहीं सकती, तो ये तो आंसर गलत हो गया। तो k बराबर 2m कर देंगे। k क्या है, काइनेटिक एनर्जी, तो इसको लिखेंगे हाफ m v स्क्वायर, और 2m को 2m रहने देंगे, m से m कट जाएगा, तो v स्क्वायर इक्वल्स टू 4 हमारा आ गया। तो v बराबर 2 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही है, आ गया आंसर, है ना। चलिए ठीक है। इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 100% देन परसेंटेज इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी। द मोमेंटम इंक्रीज हुआ है, पहले मोमेंटम मैंने कहा P1 था, बाद में P2 हो गया है, और P2 कितना है, 100% इंक्रीज है प्रीवियस का। तो जो P2 है पहले वाले मोमेंटम का उसमें जुड़ जाएगा 100%। तो P1 का 100%, देखो P1 पहले था, P2 बाद में है, जो P2 है वो इंक्रीज है 100% ऑफ द प्रीवियस वैल्यू, पहले का 100% इंक्रीज हो गया। तो P2 क्या है, P1 प्लस P1 का 100%, तो P1 का 100% ऐसे करते हैं, ये कट जाएगा, तो P1 प्लस P1 हमारा 2P1 आ जाएगा, है ना। तो वैसे भी ये आपको पता चल रहा होगा, बेसिक मैथमेटिक्स है। P2 क्या है, 2P1 है, यानी कि उसका डबल, यानी कि वैसे डबल है, परसेंटेज के हिसाब से 100% इंक्रीज हो गया है। तो बताना है परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में परसेंटेज इंक्रीज कितना होगा। तो परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज के लिए क्या करते हैं हमेशा, इसको याद करने का तरीका क्या है, चेंज वर्सेस ओरिजिनल, और परसेंटेज निकालनी तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसके बारे में कहना है, चेंज वर्सेस ओरिजिनल, काइनेटिक एनर्जी के बारे में। ओके, तो पहले काइनेटिक एनर्जी K1 थी और K2 हो गई है, तो एनर्जी इंक्रीज करेगी, क्यों, मोमेंटम इंक्रीज करेगा तो वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगी। क्यों करेगी, ये आमने सामने के रिलेशन, ये आमने सामने है, तो अगर मोमेंटम इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। चलिए कोई बात नहीं है, तो चेंज वर्सेस ओरिजिनल लगाएंगे, तो हमारी तो काइनेटिक एनर्जी K1 से K2 हो गई है, तो चेंज कितना हुआ, K2 माइनस K1। ओरिजिनल कितना था, K1 या K2, K1 ही तो ओरिजिनल थी, इंटू 100। इसको लिख सकते हैं, ये K1 से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, तो क्या हो गया, K2 बाई K1 माइनस 1 और इंटू 100, सही है। ओके, अभी यहाँ पे पूछा क्या है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, तो एक में आगे छोड़ देते हैं। हमारा रिलेशन में पता होगा, P क्या होता था, √2m(k), आपको ये भी पता हो K कितना होता है, P स्क्वायर बाई 2m, है ना, ये फॉर्मूला हमारा K। तो K1 कितना हो गया, K1 बराबर हो गया P1 स्क्वायर बाई 2m, और K2 कितना हुआ, P2 स्क्वायर बाई 2m। अब आपने देखा m मैंने जो का तो रखा है, K1 पे 1 कर दिया, 2 पे 2 कर दिया, लेकिन मास सही में रखा कि भाई बॉडी तो एक ही है, मास नहीं चेंज होगा। ये सारी वैल्यू से पुट कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे भैया। टीन 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 टीन, चलिए जैसे ही 1 में पुट करेंगे तो 1 इक्वेशन क्या कहती है, K2 बाई K1, K2 की क्या लगा देंगे, P2 स्क्वायर बाई 2m, P1 स्क्वायर बाई 2m माइनस 1 इंटू 100, तो मास कट जाएंगे, और P2 ये क्या हो गया, P2 बाई P1 का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100, ये आ गया। तो P2 बाई P1 का है ना, P2 बाई P1 देखो यहाँ से कितना बना, P2 बाई P1 कितना बना, 2 बना, है ना। तो यहाँ रखेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100, तो 4 माइनस 1 यानी 3, 3 इंटू 3 इंटू 100 यानी 300%, है ना। इस तरीके से 4 पार्टिकल्स गिवन हैव सेम मोमेंटम, सबके मोमेंटम बराबर हैं, तो कौन सा पार्टिकल क्या होगा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेगा, सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी, मोमेंटम बराबर है। ओके, कोई बात ऐसा करते हैं, P इक्वल्स टू √2m के हमने लगा दिया, फॉर्मूला हमारा है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, P स्क्वायर क्या हुआ, 2m(k) हो गया। ओके, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, P स्क्वायर बाई 2m,
ये तो फॉर्मूला पहले ही पता है। ओके, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, मोमेंटम सबका सेम है, सेम का मतलब सभी के लिए एक जैसा है, तो सभी के लिए ये चीज़ कांस्टेंट हो गई। अगर कांस्टेंट हो गई तो के प्रोपोर्शनल किसके हो गया, और टू भी तो कांस्टेंट है, तो के किसके प्रोपोर्शनल हो गया, मास के। यानी जितना हमें क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम चाहिए, तो ये ज़्यादा चाहिए, तो मास सबसे कम वाला पार्टिकल चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए जितने भी पार्टिकल यहाँ पे गिवन है उसमें इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है, सबसे ही कम है, क्योंकि ये बहुत कम होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और ये बहुत कम, ये करीब ऐसे मान लो 10,000 के आसपास कम होता है, काफ़ी कम। प्रोटॉन का मास कितना, 1.67 इंटू 10⁻27 kg है ना। तो आप अगर देखेंगे पावर में पावर 4 का डिफरेंस है, ये 10,000 गुना के आसपास जो भी है, मतलब इलेक्ट्रॉन का मास काफ़ी कम होता है। ड्यूट्रॉन में क्या होता है, ड्यूट्रॉन में दो प्रोटॉन होते हैं, अल्फा पार्टिकल में भी भारी होता है, जैसे ही है। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, इसमें फोर प्रोटॉन के बराबर मास होता है, 4 प्रोटॉन के बराबर, तो अकेले प्रोटॉन से तो 4 गुना हो गया। कुल मिला के इन चारों पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का है। जो पार्टिकल सबसे कम हल्का होगा, जिसका मास सबसे कम होगा, उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। क्या किया, सबका मोमेंटम सेम है, तो ये वाला फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, तो ये पी सबके लिए सेम है, तो के प्रोपोर्शनल हो गया मास के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मास के। जितना ज़्यादा मास कम, जितना कम मास उतना ज़्यादा एनर्जी। यहाँ पे हमारे पास अ पार्टिकल इज ऑफ मास m इज एट रेस्ट इज एक्टेड अपॉन बाई ए फोर्स फॉर टाइम t। इसे फोर्स लगा है, कितनी देर तक, कुछ समय तक लगा है, यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी पूछी है। किसी पार्टिकल पे जो स्टैटिक था, फोर्स लगाएंगे तो रुका तो रहेगा नहीं, वो मूव करेगा, उसकी कुछ वेलोसिटी आ जाएगी। जब वेलोसिटी आ जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी। तो हमारा टारगेट है काइनेटिक एनर्जी निकालने का, जो कि होगी 12m v²। मास तो मुझे पता है, मुझे काइनेटिक एनर्जी निकालना है, यानी मेरा टारगेट क्या है, अगर मुझे कहीं से v पता चल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। उससे पूछा क्या भैया, काइनेटिक एनर्जी पूछी है ना आफ्टर टाइम t, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 12m v²। मास पता है, वेलोसिटी पता चल जाए t टाइम बाद, तो हो जाएगा काम। तो u v t कौन सा फॉर्मूला बनने वाला है, v = u + at। v फाइनल वेलोसिटी क्या है, v, इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0, a कितना है, एक्सेलरेशन, फोर्स बाई मास, और t, तो v की वैल्यू पुट कर दो, आंसर निकालो, है ना। कितना लॉजिकल सिंपल है, 12m f/t/m का होल स्क्वायर है ना। तो क्या हो गया बताइए, f² t²/2, यहाँ पे m² होगा, m से m कट जाएगा, m आ जाएगा, f² t²/2m। यहाँ पे है स्लोप ऑफ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पोजीशन। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है, यहाँ पे पोजीशन का मतलब x है। इसका स्लोप क्या देता है, चलिए देखते हैं। तो हमें पता है, इसको अगर इससे डिवाइड करेंगे तो स्लोप से पता चलेगा। तो इसके स्लोप से पता चलेगा मुझे k/x जैसा कुछ। ओके, k का मतलब 12m² जैसा कुछ, x का मतलब है। ओके, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात। अब आगे देखते हैं, तो स्लोप से ये चीज़ पता चलेगी, ठीक है। ये क्या देता है, गिव्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ, इनमें से एक चीज़ बतानी है। ये चीज़ जो ये आई है किसके बराबर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या फोर्स, या क्या। देखो ये एनर्जी बाई ये है, सही है। तो इनमें से कौन सा आंसर हो सकता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो सकता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या क्या। देखो ये जो चीज़ है, अब इसने बोला है कि ये क्वांटिटी जो आई है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ किस क्वांटिटी के बराबर है। तो इनमें से 4 में से कोई क्वांटिटी रखनी है, तो मुझे पता नहीं वो क्वांटिटी कौन सी है, तो मैं मान लेता हूँ वो क्वांटिटी ए है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट क्वांटिटी, यानी ऐसे बोला है कि वो रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट ए क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो इसके स्लोप के बराबर है। स्लोप हमारा ये है ना, इस तरीके से। देखो स्लोप हमारा k/x, k का मतलब काइनेटिक एनर्जी, x का मतलब x। ओके, और पूछा है ये किसके बराबर है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाट का मतलब मुझे पता नहीं ये क्या है, मुझे नहीं पता। मैंने कहा इस चीज़ को मुझे पता नहीं, ये वैल्यू निकालनी है मुझे कि वो मोमेंटम निकलेगा, वेलोसिटी निकलेगा, फोर्स निकलेगा, पावर निकलेगा, आई डोंट नो। तो मैंने उसको ए मान लिया, ए,
और रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट ए, तो ए बाई टी यानी कि ए बाई टी के रूप में उसे करना सॉल्व। हमें निकालना क्या है, ए निकालना है। तो ये हमारा इक्वेशन बन गई ये है। अब इसमें हमें ए निकालना है, तो कैसे निकलेगा ए हमारा हो गया, ये टी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बताओ टी हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा देखिए, हाफ एम वी स्क्वायर और 2 नीचे हो गया एक्स हो जाएगा और टी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो ये हमारा एम वी स्क्वायर और ये एक्स बाई टी कर सकते हैं इसको, एक्स बाई टी, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा क्या हुआ, एम वी स्क्वायर, ये डिस्टेंस बाई टाइम को क्या कहते हैं, वेलोसिटी। ओके, आगे वेलोसिटी, डिस्टेंस एक्स बाई टी को वेलोसिटी कहते हैं। ये ऐसे कट गया, तो एम वी बाई समथिंग टू कुछ ऐसा आ रहा है, और ये तो कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं। ये आया, ये हमारा क्या आया, ये एम वी आई 2 है, उससे कोई दिक्कत नहीं है तो एम वी का मतलब क्या है, मोमेंटम। ए हमारा मोमेंटम है, यानी पहले वाला आंसर है। ध्यान रखिए, बड़े ध्यान से करना पड़ेगा। के वाई स्लोप से पता चलेगा, के वाई एक्स हमारा स्लोप है जो कि, और के वाई एक्स कितना है, हाफ एम बी स्क्वायर बाई एक्स। ओके, ये चीज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट क्वांटिटी बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट क्वांटिटी, तो दैट क्वांटिटी लेट दैट इज ए, और रेट ऑफ चेंज का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ए बाई टी जो है वो इस चीज़ के बराबर है, तो हमें ए निकालना है कि वो है क्या क्वांटिटी, तो ए निकालना है। तो उसको सॉल्व कर लेंगे, टी उधर चला जाएगा और उधर जाके एक्स में एक्स को टी से डिवाइड करें, वेलोसिटी बन जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करके ऐसा आ जाएगा, है ना। ये यहाँ तक आ गया, टी यहाँ गया ना, यहाँ गया तो ऐसा बन गया। अब ये टी फिर नीचे पहुँचा दिया, एक्स के नीचे पहुँचा दिया, एक्स के नीचे पहुँचा दिया तो वेलोसिटी बन गया, वेलोसिटी से वेलोसिटी कट गया, एम वी बन गया ऊपर, एम वी का मतलब मोमेंटम, तो ए हमारा मोमेंटम है। ठीक है, चलिए यहाँ पे बॉडी मूव्स अ डिस्टेंस 10 मीटर अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन अंडर अ एक्शन ऑफ 5 न्यूटन फोर्स। देखिए बॉडी पे जो फोर्स लगा है वो हमारा क्या है, 5 न्यूटन फिक्स है। ओके, कितनी बॉडी चलती है, 10 मीटर। ओके, वर्क डन कितना है, 25 जूल। ओके, तो द एंगल विच द फोर्स मेक्स विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन, हमने तो सोचा था हॉरिजॉन्टल फोर्स होगा, लेकिन बगैर भैया ऐसा नहीं है, ये फोर्स है ऐसा यहाँ नहीं है, वो फोर्स किसी एंगल पे है 5 न्यूटन ही, वो बात सब सही है, लेकिन है किसी एंगल पे, और 10 मीटर तक खींचा है उसने इस तरीके से, है ना। तो वर्क डन पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, फोर्स का अमाउंट पता है, थीटा नहीं पता है, तो क्या करेंगे। देखो ये जो फोर्स है हमारा, ये इंक्लाइन जो लगा है हॉरिजॉन्टल से किसी थीटा एंगल पे लगा है, तो इसका एक कंपोनेंट आएगा 5 है ना, तो इधर आएगा 5 cos थीटा, और यही फोर्स हमारा इधर को लेके जा रहा है। देखो इस फोर्स का कंपोनेंट ऊपर भी आएगा 5 sin थीटा, लेकिन बॉडी जब मोशन कर रही है ऐसे, तो इधर तो वर्कडन होगा ही नहीं, तो 5 sin थीटा का तो वर्कडन 0 हो गया, केवल 5 cos थीटा का वर्कडन होगा, उधर का तो वर्कडन होगा ही नहीं, है ना। मोशन होना चाहिए, फोर्स लगे और मोशन होना चाहिए, फोर्स लग रहा है लेकिन मोशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब है उस फोर्स का वर्कडन 0 है। तो एफ साइन थीटा लग रहा है ऊपर, उधर हमारा बॉडी जा नहीं रही है, तो उधर वर्कडन 0 है, 5 cos थीटा का वर्कडन है ना। तो हमने डायग्राम बना लिया, पहले हमने वैसा बनाया, पता चला अरे तो इंक्लाइन है, थीटा बना दिया, तो 5 cos थीटा कर रहा है हमारा, इतना फोर्स इतना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, वर्क हो रहा है इतना, तो थीटा निकालना है। तो कहना क्या है, W बराबर एफ डॉट डी, यानी एफ डी cos थीटा, बेटा सारी वैल्यू पुट कर दिए, पर यहाँ पे 25 इक्वल्स टू एफ हमारा कितना है 5, डी कितना है 10, cos थीटा में थीटा ही तो निकालना है, तो ये 50 हो गया, तो 25/50 इक्वल्स टू cos थीटा, ये कट जाएगा 1/2, तो cos थीटा हो गया 1/2, तो थीटा कितना होगा 60 डिग्री की वैल्यू होती है, cos 60 वैल्यू हाफ होती है, तो आंसर हो गया सी। A body of mass m is moving in a circle of radius r with a constant velocity। तो बॉडी हमारी ऐसे घूम रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, मतलब उसकी विद कांस्टेंट स्पीड, स्पीड इसकी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकती है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन हाँ इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी स्पीड है कांस्टेंट, ठीक है। तो फोर्स ऑन अ बॉडी इज दिस एम स्क्वायर बाई आर, ए डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, एक फोर्स लगा इधर के लिए, तो व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स,
इन मूविंग द हाफ साइकिल, हाफ सर्कमफ्रेंस यहाँ से यहाँ तक। जो ये फोर्स है हमारा सेंटीपिटल फोर्स इधर को लगा हुआ है, वेलोसिटी इधर को है, इधर को वेलोसिटी है तो इधर को ही डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स में अगर एंगल 90 होगा तो वर्क डन होगा 0, क्योंकि W बराबर होता है एफ डी कॉस थीटा, और हमारा एफ डी थीटा कितना है यहाँ पे 90 डिग्री, कॉस 90 वैल्यू होती है 0। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, अगर फोर्स इधर लगा है हमारा बताया और हमारा वेलोसिटी इधर तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही होगा, इनमें 90 डिग्री का अगर एंगल हो तो वर्क डन होता है 0। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट तो आपको पता ही क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो वेक्टर्स हैं उनका स्केलर प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वर्क होता है, और वैसे कैसा होता है, स्केलर होता है ना। चलिए, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कल विद अ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड का मतलब है ये जो है मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, v का v ही है, कोई बात नहीं भाई साहब। इफ f is the resultant force acting on an object then the amount of work done on the object by this force। देखिए, कोई बॉडी मूव करती है तो उस पर दो फोर्स हो सकते हैं। देखो, एक फोर्स तो इधर हो सकता है, ये तो हमेशा ही होगा सेंटीपिटल फोर्स। अब बॉडी का मोशन इधर को है तो डिस्प्लेसमेंट इधर को है, एंगल 90 है, तो वर्क डन बाई सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स ये तो हमेशा 0 होगा, ये ऑलवेज होगा। और वेलोसिटी कांस्टेंट ये क्या है, कांस्टेंट v की v ही है, तो इधर भी कोई हमारा जो टेंजेंशियल फोर्स है नहीं है, वो 0 है। टेंजेंशियल फोर्स भी 0 है, क्यों? चूँकि v का जो मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, कांस्टेंट है। अगर वह फोर्स इधर को लगता, टेंजेंशियल फोर्स लगता तो वेलोसिटी बढ़ जाती, बढ़ के कुछ बढ़ जाती, लेकिन वो तो कह रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी है, वेलोसिटी कांस्टेंट, देखो मेंशन किया हो कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल फोर्स नहीं है, और टेंजेंशियल फोर्स नहीं है तो फिर टेंजेंट इस डायरेक्शन की में मतलब फोर्स ना होने की वजह से इधर को वर्क भी 0 है, तो ना तो सेंटीपिटल का वर्क है ना यहाँ का वर्क है। इस कंडीशन में जो नेट वर्क डन होगा वो क्या होगा, 0 होगा, और ऑलवेज होगा। अगर ये सिचुएशन सेम रहेगी तो, अगर चीज़ें बदल जाएंगी तो बदल जाएगा आंसर। यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारे पास, ये फोर्स हमारे पास गिवन है F इक्वल्स टू 7 - 2x + 3x²। ये फोर्स वेरिएबल है, कांस्टेंट है, ये हमारा वेरिएबल है। कैसे पता चला भैया, जो चीज़ x पे डिपेंडेंट है, अगर x बढ़ेगा या कम होगा तो फोर्स हमारा चेंज हो जाएगा, तो फोर्स वेरिएबल है, तो फोर्स का फॉर्मूला पे क्या लगेगा, F dx ही लगेगा। x क्यों लगा, dy क्यों नहीं लगा, मोशन भैया मेरा अलॉन्ग x एक्सिस है। देखो x की वैल्यू 0 से x बराबर 5 तक है। मोशन हमारा अगर अलॉन्ग x एक्सिस होगा तो dx होगा, मोशन अलॉन्ग y एक्सिस होगा तो dy होगा। तो कुछ नहीं करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, f dx, f हमने लगा देंगे 7 - 2x + 3x² और dx, और लिमिट किसकी लगेंगी, x की, जो कि 0 से है 5। यहाँ पे पेंट थोड़ा -5 जैसा लग रहा है, लेकिन x इक्वल्स टू क्या है, x इक्वल्स टू 5 है ना। यहाँ पे थोड़ा सा मिस पेंट जैसा लग रहा होगा, लेकिन ये क्या है, x इक्वल्स टू 5। चलिए इंटीग्रेट कर देंगे और कुछ नहीं करना, सॉल्यूशन करना है। और 7 बाहर आ जाएगा, 7 ये क्या 7x हो जाएगा -2, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x² / 2 + 3, x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x³ / 3 से 3 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, और लिमिट लगेंगे 0 से 5। तो हो गया हमारा 7x - x² + x³। लिमिट लगेगा 0 से 5, एक बार 5 रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे। जब 5 रखेंगे यहाँ पे 7 × 5 दैट इज 35, -5 का स्क्वायर 25 + 5 का क्यूब 125। और जब 0 रखेंगे तो यहाँ रखेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सारा 0 बन जाएगा। तो हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा, ये 10 और जुड़ जाएगा, 10 और + 125 135। तो वर्क है तो हमारा आंसर जूल में होगा। ये क्वेश्चन वाकई अच्छा है। हम देख सकते हैं जो फोर्स है हमारा, ये वेरिएबल तो है, एक्स वाई पे डिपेंड करेगा, ठीक है, लेकिन ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस ही नहीं है, अलॉन्ग वाई एक्सिस भी है। क्यों? जो फोर्स है वो क्या है, देखिए ध्यान से देखिए, -k
वाई, इसको खोल देते हैं, के अंदर पहुंचा देते हैं, आई कैप प्लस माइनस के एक्स माइनस के एक्स जे कैप। अब देखो ध्यान से, जो फोर्स है उसमें आई कैप भी आ रहा है, जे कैप भी आ रहा है, यानी फोर्स दो अलॉन्ग एक्स एक्सेस भी है, अलॉन्ग वाई एक्सेस भी है। तो अलॉन्ग एक्स एक्सेस कितना फोर्स है, एफ एक्स कितना है माइनस के वाई, अलॉन्ग वाई एक्सेस कितना है माइनस के एक्स। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे वर्क डन निकालेंगे इस ड्यूरेशन में, अलॉन्ग एक्स एक्सेस वाले मोशन में, अलॉन्ग वाई एक्सेस वाले में निकाल लेंगे। तो डायग्राम क्या दे रखा है, बाकी भी कुछ दे रखा है। तो पार्टिकल के बारे में बोला कि वो ओरिजिन से पहले जाता है, अलॉन्ग एक्सेस से मूव किया ना उसने, पहले अलॉन्ग एक्सेस मूव करके क्या गया है, एक सेकेंड, पार्टिकल ओरिजिन से 0,0 से मूव किया है अलॉन्ग एक्स एक्सेस, कितना मूव कहाँ तक गया है, टू द पॉइंट A,0। बाद में कहाँ गया है, पैरेलल टू वाई एक्सेस टू द पॉइंट A,A, फिर वो इधर गया है ना, A,A गया है। तो इस वाले मोशन में वर्क डन निकाल लेंगे, इस वाले मोशन में वर्क डन निकाल लेंगे, और वर्क स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, तो दोनों को जोड़ देंगे बाद में, है ना। चलिए ठीक है, जब वर्क डन हमारा अलॉन्ग एक्स एक्सेस निकालेंगे तो W होगा हमारा फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सेस इंटू डी एक्स, है ना। ओके, फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सेस कितना है, के वाई डी एक्स, लिमिट किसकी लगेंगी, एक्स की, एक्स हमारा कितना है इस समय, एक्स हमारा ये पहला वाला एक्स होता है 0 to A। ओके, 0 to A। इस वाले मोशन में यहाँ वाई हटाना, वाई कितना है, वाई देखो 0 से 0 ही रहा है, ध्यान रखना, यही बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो वाई है हमारा वो ये है, एक्स इस एक्सेस मोशन वाई चेंज नहीं होता, तो वाई की वैल्यू 0 से 0 ही रही है। तो इस वाले मोशन में वाई हमारा 0 है, पुट कर देंगे जहाँ जो चाहिए होगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं बड़े आसानी से चीज़ हमारी 0 आ गई, जैसे ही 0 हो गया फिर डेट करने की जरूरत नहीं है, तो 0 आंसर आ गया। W2 जो निकालेंगे, कोई बात है, W2 के बारे में सोचते हैं, ये मोशन लॉन्ग वाई एक्सेस है, तो हम लिखेंगे वाई एक्सेस पे फोर्स और वाई की लिमिट। ओके, एफ वाई कितना है यहाँ पे माइनस के एक्स डी वाई, लिमिट किसकी लगेंगी, वाई की लिमिट क्या है, देखिए इस वाले मोशन वाई है, ये 0 से ए हो गया है, 0 से ए। इस वाले मोशन में ये देखो एक्स हटाना है, एक्स कितना है आप देखिए इस वाले मोशन में, वर्टिकल वाले मोशन में ए का ए है, एक्स हमारा ए का ए है, तो एक्स यहाँ पे हमारा ए रखना पड़ेगा, तो रख देंगे यहाँ पे बस। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 0 to A माइनस के और एक्स की लगेगा ए डी वाई। अब ये देख सकते हैं हमारा यहाँ वाई का कुछ भी नहीं है, यहाँ पे इंटीग्रेशन तो वाई में करना है, लेकिन वाई तो है ही नहीं यहाँ पे, तो हमारा माइनस के ए बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन डी वाई 0 to A। अब आपको पता है डी वाई का इंटीग्रेशन वाई हो जाएगा, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, डी वाई का डी वाई होगा, तो माइनस के ए तो आ गया, और ये हमारा जो आया डी वाई का इंटीग्रेशन वाई आ गया, लिमिट लगेंगी 0 से ए, तो माइनस के ए और ये वैल्यू ए माइनस 0 यानी ए आ गई, तो माइनस के ए स्क्वायर, ये वर्क डन W2 आ गया। तो नेट वर्क डन कितना हुआ बताओ, नेट वर्क डन, तो W1 प्लस W2, तो पहले तो 0 था, अब इतना है, तो हमारा मेन आंसर आ गया माइनस के ए स्क्वायर। भैया ये आंसर आ गया सी वाला। फ्रिक्शनलेस टेबल विद 1/3 ऑफ इट्स लेंथ हैंगिंग ओवर द एज, और जो है कि थोड़ी यहाँ पे है, थोड़ी हैंग है, हैंग कितनी 1/3 यानी L/3, तो टोटल L थी, L में से L/3 हट जाएगी, तो कितना बचेगा, L माइनस L/3 यहाँ पे ऊपर है, ये कितनी है ऊपर, यानी कि 2L/3, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको चेन को ऊपर खींचना है, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू पुल द हैंगिंग पार्ट बैक ऑन द टेबल, ऊपर को इसको खींचना है फोर्स लगा के, कितना वर्क करना पड़ेगा। तो इसका लॉजिक बेटा ये है कि ये जो चेन है इसका सेंटर ऑफ मास इसके मिडिल में होगा, टोटल L/3 है, तो कितना ये इसका यहाँ से कितना होगा, L/6 से हो गया, और L/6 इतना हो गया।
तो इस जो चेन है इसके सेंटर ऑफ मास इतना इस तरीके खींचना है, सेंटर ऑफ मास यहाँ टेबल पे आ जाए। जब सेंटर ऑफ मास ऊपर आ जाएगा तो चेन हमारी एक तरीके अपने आप ऑटोमेटिक पुल हो जाएगी। ये लॉजिक इसका, ठीक है। तो हमें इस सेंटर ऑफ मास को कितना खिसकाना है, L/6 खिसकाना है, ओके। और इतनी चेन को ही खींचना है, बाकी तो ऊपर पहले से ही है। तो इतने के इसका मास कितना है इसका, तो हम कहेंगे भैया L लेंथ का मास है हमारा M, L लेंथ का मास हमारा L कैपिटल है, कोई बात नहीं, स्मॉल l एक ही है, स्मॉल कैपिटल कुछ बना लो। तो L/3 का कितना होगा, L लेंथ का मास है M, तो L/3 का कितना होगा M/3। तो इसका वेट कितना हो गया, ये हमारा मास M/3 हो गया, तो इसका वेट कितना हो गया बेटा नीचे को M/3 इंटू जी। तो वजन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितना लगेगा, मतलब इतने नीचे फोर्स जितना लग रहा है उतना ही फोर्स ऊपर लगाना पड़ेगा हमें। तो हमें लगाना पड़ेगा mg/3 और डिस्प्लेसमेंट कितना L/6। ये सेंटर ऑफ मास हमें कितना खिसकाना है, L/6 खिसकाना है। तो mg/L/18। ये हमारा रिपीट हो गया, क्वेश्चन रिपीट है। ये मैंने सबसे एक पार्ट बनाया था 1, क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 5 पहले पार्ट में, ये उसका रिपीट है सेम। यहाँ पे है फोर्स गिवन है और ये हमारा इतना फोर्स है, कितना फोर्स गिवन है I+2J+3K। और पार्टिकल कहाँ मूव कर रहा है, ये F1 है, ये ध्यान रखिए, यहाँ पे मिस्टेक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये R1 है, R1 से R2 जा रहा है। तो कुल मिला के बोला है कि हमारा पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है F, और पार्टिकल हमारा जा रहा है R1 से R2 जगह जा रहा है। तो हमारा कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर R1 से R2 गया तो इसको कहते हैं R12 हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो हमें R12 डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ये हमेशा हम 1 से 2 गए हैं तो फाइनली हम 2 पे पहुँचे हैं, तो यहाँ पे हमेशा होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनली मैं 2 पे पहुँचा हूँ तो R2 माइनस R1 कहेंगे। इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये चीज़ ऐसे सॉल्व होगी। R12 क्या होगा, R2 माइनस R1। तो हमारा फोर्स लगा है इतना और डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है इतना, बस दोनों को डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, आंसर आ जाएगा फौरन। तो R2 माइनस R1, R2 कितना है, ये वाला है I-J+2K माइनस R1, पहला वाला जो है I+J+K। तो I में से आई जाएगा 0 जाएगा, माइनस J में से J जाएगा -2J, और 2K में से K जाएगा तो +K। ये हमारा, और I तो है ही नहीं तो 0 कर देते हैं। वह क्या होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। तो I+2J+3K का डॉट प्रोडक्ट करना है हमें, जो अभी निकला है 0I - 2J+K। अब I का I के साथ, K का K के साथ, J का J के साथ। I का I से करेंगे 0 है तो 0 हो गया, 2 का इसके साथ करेंगे तो -4 आ गया, 3 का इसके साथ करेंगे तो +3 आ गया। तो दैट इज़ -1 और वर्क है तुम्हारा आंसर जूल में होगा। अ पार्टिकल A इज़ मूविंग अलॉन्ग अ सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड। एक पार्टिकल हमारा यूनिफॉर्म स्पीड में मूव कर रहा है, एक के बारे में है और एक के बारे में है। 2 डायग्राम बनाने हैं मुझे पता है इसमें। ये पार्टिकल A के बारे में, B के बारे में है। यहाँ पे पहला वाला पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि जो वेलोसिटी उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, V का V ही है, ओके। और दूसरे वाले में मोशन, जो सर्कुलर मोशन है विद वेरिएबल स्पीड, यहाँ पे स्पीड चेंज हो रही है। मान लो V1 है, V1 से बढ़ के V2 और फिर V3, कुछ ऐसा चेंज हो रही है, ठीक है। यहाँ पे वर्क डन कितना है WA, यहाँ पे वर्क डन कितना है WV। तो बताना है WA WV के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही बनेगा, क्या WA WV दोनों 0 होंगे या क्या, इनमें से एक आंसर बताना है। देखिए ये हमने पहले ही करा है, यहाँ पे भी सेंटीपिटल फोर्स होगा और सेंटीपिटल फोर्स तो भैया B वाले में भी होगा, फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहाँ सेंटीपिटल का फोर्स का वर्क डन होता है 0 हमेशा, क्योंकि फोर्स लगा है इधर, वेलोसिटी इधर है और इधर को ही डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों में 90 डिग्री है, अभी हम करके आ रहे हैं। तो वर्क डन सेंटीपिटल का तो हो गया 0, ओके। और जो ये यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल जो है वो भी फोर्स कांस्टेंट है, वो सॉरी जो टेंजेंशियल फोर्स है वो है ही नहीं, यहाँ पे F टेंजेंशियल जो है वो 0 है। सेंटीपिटल तो है, ये 0 नहीं है, सेंटीपिटल तो है लेकिन जो टेंजेंशियल है वो 0 है। यहाँ पे फोर्स नहीं है, यहाँ पे फोर्स टेंजेंशियल नहीं है। क्यों नहीं है, 0 है ना, क्यों नहीं है। अगर होता तो ये वेलोसिटी बढ़ जाती,
लेकिन वी की वी ही है, बढ़ नहीं रही है, ना बढ़ रही है ना घट रही है, यानी कि फोर्स यहाँ पे नहीं है। जब फोर्स नहीं होगा तो उसका वर्क डन भी नहीं होगा। वर्क डन में तो फोर्स होना जरूरी है भाई, फोर्स हो और कुछ डिस्प्लेसमेंट हो तभी तो वर्क होगा। तो टेंजेंशियल फोर्स का वर्क, टेंजेंशियल फोर्स ही नहीं है तो यहाँ तो वर्क डन है ही नहीं। और ये वाला फोर्स है सेंटीपिटल, इसका वर्क डन भी की 0, क्योंकि ये और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे है। देखो भैया बात सिंपल सी ये है, दो वर्क डन हो सकते हैं सेंटीपिटल फोर्स की वजह से और टेंजेंशियल फोर्स की वजह से। सेंटीपिटल का तो हमेशा 0 होता है, हमेशा सर्कुलर मोशन में। अब बात आ गई इस वाले की टेंजेंशियल की, तो यहाँ पे टेंजेंशियल क्या है, यहाँ पे टेंजेंशियल हमारा फोर्स है ही नहीं। क्यों, अगर होता तो वेलोसिटी बढ़ जाती है, अपोजिट होता फोर्स को घट जाती। ये वी की वी रही तो टेंजेंशियल फोर्स भी नहीं है, तो वहाँ पे वर्क भी 0 है, तो कुल मिला के टोटल वर्क डन है 0। ओके, डब्ल्यू बी में देखेंगे इसका वर्क डन 0। अब यहाँ पे V1 से V2 हो रही है, V2 V3 वगैरह, या तो बढ़ रही है घट रही है, तो यहाँ पे फोर्स है, यहाँ पे फोर्स है तभी तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। फोर्स ही तो वेलोसिटी को बढ़ा सकता है या घटा सकता है। अगर सपोर्टिव फोर्स होगा तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, अगेंस्ट फोर्स होगा तो वेलोसिटी घट जाएगी। तो यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स है तो उसका फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ हो ही रहा है, टेंजेंशियल इधर से इधर है इधर से इधर, तो वर्क भले पॉजिटिव भले नेगेटिव हो, लेकिन ये फोर्स जो है वो कुछ ना कुछ है, भले जीरो नहीं है लेकिन, तो ये नॉन जीरो है, यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू है यहाँ पे। तो जो डब्ल्यू बी है वो 0 नहीं है, पहले वाले में तो दोनों 0 होने की वजह से 0 है, तो आंसर बी हो जाएगा। पार्टिकल एम एक्स एक्सिस, देखो फोर्स हमारा वेरिएबल है कांस्टेंट बताइए। वेरिएबल है भैया, क्यों भैया वेरिएबल है, जो चीज़ डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंडेंट है वो वेरिएबल है। वेरिएबल है तो फोर्स हमारा वर्क का फॉर्मूला क्या होगा, एफ डी एक्स। डी एक्स ही क्यों किया, फोर्स हमारा अलॉन्ग एक्स एक्सिस है तो डी एक्स होगा, वाई एक्सिस होता तो डी वाई होता, कोई बात नहीं। के अंडरवुड एक्स डी एक्स, और लिमिट किसकी लगेंगी 4 to 9। बेटा अगर देखो बिल्कुल आराम सॉल्व करो हो जाएगा, लेकिन तब भी मैं कर दे रहा हूँ कोई बात नहीं। के और x, ये क्या है x की पावर 1/2 का इंटीग्रेट करना है, बाद में लिमिट लगानी 4 to 9। ये कितना हो जाएगा, x पावर n का क्या होता है इंटीग्रेशन, x पावर n+1 डिवाइड बाई n+1, यानी x पावर 3/2 और लिमिट बाद में लगा देनी है 4 to 9। तो जाएगा हमारा ये 3/2 पर जो 2/3 हो जाएगा, 2k/3 और x पावर 3/2 की पावर, मतलब इस तरीके से सॉल्व करेंगे 2k/3, ये हमारा 9 की पावर 3/2 माइनस 4 की पावर 3/2, तो 2k/3, 9 की पावर 9 को क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर और 3/2, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2k/3, 3 का क्यूब यानी 27 माइनस 2 का क्यूब 8, तो हमारा 2k/19/3 38/3 के, इसको सॉल्व करेंगे ये 12.7 आ जाएगा और k मल्टीप्लाई में रहेगा। ये पेंडुलम है, सारी बातें सही है। यहाँ पे टेंशन का वर्क डन पूछा है तो ये ध्यान रखिए, पहले भी कर चुका है ऐसा क्वेश्चन। टेंशन हमारी इधर है और यहाँ पे वेलोसिटी इधर होती है, जब ये जा रहा होता है तो वेलोसिटी इधर होती है पेंडुलम में, और फाइनली वो पहुँच जाता है यहाँ पे, और जब नीचे आने की प्रोसेस होती है वेलोसिटी ये होती है। कुल मिला के जो वेलोसिटी है या कह सकते हैं जो डिस्प्लेसमेंट है वो टेंशन से 90 डिग्री है, टेंशन से 90 डिग्री है, टेंशन से 90 डिग्री है। तो जो टेंशन है वो डिस्प्लेसमेंट है वेलोसिटी से 90 डिग्री है, तो टेंशन का वर्क डन है 0।